सभी लोगों को नमस्ते। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि मेमोरी बूस्ट तैयार किया गया है। ये हमारे बिमल सर के द्वारा तैयार किया गया है। और एक बात बता देते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, उस टॉपिक को जिस टॉपिक से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट इफ़िशिएंट क्रॉस सेक्शन चैनल। तो हमारा मोस्ट इफ़िशिएंट हाइड्रोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी पूछता है तो उसके लिए हमारा सेमी सर्कुलर होता है। और अगर वो कहता है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तब भी सेमी सर्कुलर होगा। अगर उसने बात किया होता कि एज पर BIS रिकमेंडेशन तो ट्रेपोजेडियल हो जाता। अगर फिर इसी में अगर वो पूछ ले कि मैक्सिमम सीपेज किस प्रकार के चैनल में होता है तो रेक्टेंगुलर के चैनल में मैक्सिमम सीपेज होता है। अगर वो मिनिमम सीपेज की बात करता तो हमारा सेमी सर्कुलर में होता। तो हमने इसी प्रकार कोशिश किया है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको एक तिर समराइज कर देने के। फिर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है TP इजकल टू 2.78 A/T फार्मूला यूज्ड फॉर। ये फार्मूला किस लिए यूज होता है? तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं द एग्रीगेट एंड माइनिंग इंडस्ट्री टू एस्टिमेट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ क्रशिंग प्लांट। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें आप TP और A और T की वैल्यू देख सकते हैं कि ये क्या होती हैं। और कहाँ फार्मूला यूज करते हैं तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं क्रशिंग प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंडर फार्मूला यूज्ड फॉर। तो सेंडर फार्मूला हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए हम लोग सेंडर फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे पूरा हाइड्रोग्राफ ही समझ लेंगे, क्योंकि हाइड्रोग्राफ में अलग अलग कई प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग पूरा बेसिक समझेंगे कि हाइड्रोग्राफ होता क्या है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा समझिए कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज फ्लो रेट ऑफ द स्ट्रीम, रिवर, वाटरशेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाइड्रोग्राफ हमारा एक ग्राफ है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं कि हमारा डिस्चार्ज किस टाइप का हो रहा है। उसमें हम समझते हैं कि पीक हो रहा है या फ्लेटर ग्राफ बन रहा है या किस टाइप का। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग हाइड्रोग्राफ का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई कि हाइड्रोग्राफ क्या है। हाइड्रोग्राफ एक ग्राफ है जिस पे हम लोग इस चीज़ को प्लॉट करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में किस प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने कई जगह पे देखा होगा कि स्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ, डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ, इस प्रकार से नाम दिए रहते हैं। तो ये सारे हाइड्रोग्राफ के जो हमने नाम लिए, स्ट्रीम फ्लो हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ, डिस्चार्ज हाइड्रोग्राफ, ये सबका काम ही वही है जो हाइड्रोग्राफ का काम है, बस नाम अलग अलग यूज किए जाते हैं। जैसे अब जो हमने ये 1, 2, 3 प्रकार के हाइड्रोग्राफ के नाम पढ़े, इनका क्या काम है देखिए। इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट डिस्चार्ज और फ्लो रेट इन अ स्ट्रीम प्लॉट अगेंस्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेम बात हो गई कि जो हमारा डिस्चार्ज होता है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग इनको भी प्लॉट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी प्रकार कि आपने सुना होगा कि एनुअल हाइड्रोग्राफ, सेशनल हाइड्रोग्राफ, मंथली हाइड्रोग्राफ, ये क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। एनुअल हाइड्रोग्राफ, अ प्लॉट ऑफ स्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट टाइम ओवर अ ईयर। काम सबका सेम है, ये भी हमको डिस्चार्ज प्लॉट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये पूरे साल का अगर डाटा इस पे प्लॉट किया गया है तो हम इसको एनुअल हाइड्रोग्राफ बोल देंगे। इसी प्रकार अगर सिर्फ सेशनल डाटा प्लॉट किया गया है तो हम सेशनल हाइड्रोग्राफ बोलेंगे। और सेम अगर एक मंथ का ही सिर्फ डाटा डिस्चार्ज और का डाटा मतलब प्लॉट किया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम उसको मंथली हाइड्रोग्राफ बोलेंगे। बस यही बात है। फिर नेक्स्ट है कि फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हाइड्रोग्राफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारा क्लाइमेट फैक्टर है, फिजियोग्राफी फैक्टर है, बेसिन करेक्टरिस्टिक है और चैनल करेक्टरिस्टिक है। लास्ट है हमारा इन्फिल्ट्रेशन
करेक्टरिस्टिक। ये 5 प्रकार के मेनली फैक्टर होते हैं जो कि हमारे रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को प्लॉट करने में डिस्टर्ब करते हैं या इसका प्रभाव पड़ता है। अब इनके अंदर में बहुत सारी चर्चा है जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नहीं, उसी का पार्ट है, टाइप ऑफ स्ट्रीम। अब स्ट्रीम कितने प्रकार की होती है? तो स्ट्रीम 3 प्रकार की होती हैं। पहली स्ट्रीम हमारी परनियल स्ट्रीम को ही कॉन्टीन्यूस फ्लो स्ट्रीम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इफ्लुएंट स्ट्रीम भी बोलते हैं और गेनिंग भी बोलते हैं, रिवर भी बोलते हैं। अलग अलग नाम हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सबका काम एक ही है, बस हम लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए अलग अलग नाम से कभी पूछते रहते हैं। कभी परनियल नाम लिखेगा तो कभी कंटिन्यूस फ्लो नाम लिखता है, कभी इफ्लुएंट तो कभी गेनिंग, कभी कुछ, लेकिन इन सब का काम एक ही है। अब काम क्या है, ये किस प्रकार की स्ट्रीम होती है? तो एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि कभी सूखती ही नहीं है, इसमें हमेशा पानी बहता रहता है। इसको कोई मतलब नहीं होता है कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कि क्या है, बारिश हुई या नहीं हुई, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये पूरे सालों साल हमेशा बहते रहेगी। और ये इस प्रकार की स्ट्रीम कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ह्यूमिड रीजन में पाई जाती हैं। अब दूसरा कारण ये है, मतलब एक कारण ये है, सोचिए कि ये हमेशा बहती क्यों रहती हैं? कि अगर मान लो बारिश ही नहीं हो रही है तब भी ये बहती रहती हैं, पूरा गर्मी का मौसम है तब भी बह रही। क्यों? ये इसलिए बहती हैं, जैसे सपोज डेट हम लखीमपुर खीरी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो तराई क्षेत्र है, जर्नली अगर आप 10 फीट गड्ढा खोदेंगे तो 10 फीट के बाद पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर 7-8 फीट की हाइट पर ही है ग्राउंड वाटर। अब सपोज डेट हम जेसीबी ला के कोई इतना तगड़ा गड्ढा नाला बना दें, नाला निकाल दें जिसकी गहराई हो 20 फीट या 25 फीट, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर ही 7-8 फीट पे है, मतलब 7-8 ही फीट गड्ढा खोदने पर पानी आ जाता है, और हमने गड्ढा खोदा है 20 फीट, तो गर्मी आए चाहे कुछ भी आए, कितना ग्राउंड वाटर कम होगा, फ्लैक्चुएट होके मान लो 7 की जगह 14 पे चला जाएगा, उसका दुगना कम हो जाएगा। गर्मी में हमारा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे खसकेगी, तो अभी जो 7 फीट पे मिल रहा था वो 15 फीट पे मिलने लगेगा, इतना अंतर आएगा। लेकिन हमारा नाला कितने गहरे पे खुदा हुआ है? 20 फीट गहराई पे, तो क्या कभी पानी कम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर का पानी उस नाला में आ रहा है, इसलिए परनियल स्ट्रीम या जो होती हैं वो कभी नहीं सूखती हैं, यही मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्फेरल स्ट्रीम। अब इम्फेरल स्ट्रीम क्या होती हैं? इसी को हम लोग इफ्लुएंट स्ट्रीम भी बोलते हैं, लूजिंग स्ट्रीम भी बोलते हैं, या रिवर भी बोलते हैं। रिवर कॉमन क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि कुछ रिवर तो आपने देखा होगा कि जो हमेशा बहती भी रहती हैं, और कुछ देखा होगा जो नहीं भी बहती हैं, इसलिए रिवर तीनों के लिए कॉमन है। तो अब ये इम्फेरल स्ट्रीम पाई कहाँ जाती हैं? तो ये हमारी एरिड रीजन में पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं? ये किस प्रकार की स्ट्रीम है? ये हमारी सडन बहने वाली स्ट्रीम है। सडनली बहने वाली मतलब जब जैसे ही बारिश होगी तैसे ही तुरंत बहना स्टार्ट कर देंगी, बारिश ख़त्म मतलब इनका पानी ख़त्म, इसलिए इनको इम्फेरल स्ट्रीम बोलते हैं। और इनमें ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, 0, इसलिए ये तुरंत जब जितनी रन ऑफ होती है बस उतने बहा देती हैं, उसके बाद ये सूख जाती हैं, इसलिए इनको इम्फेरल स्ट्रीम या इन्फ्लुएंट स्ट्रीम या लूजिंग स्ट्रीम के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग तीसरे नंबर की बात करें, इंटरमीडिएट स्ट्रीम या फिर स्नो फीड स्ट्रीम, या इस प्रकार की जो स्ट्रीम होती है ये हमारी कहाँ पाई जाती है? ये हमारी सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ पार्ट मतलब ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन भी करता है, मतलब सम केस में, ज़रूरी नहीं है कि करे ही, लेकिन कभी कभार करता है कंट्रीब्यूशन। तो इसका भी सेम इम्फेरल जैसा ही नेचर है कि इसमें मतलब हमेशा पानी नहीं बहता है फिर सूख जाता है। लेकिन इम्फेरल और इंटरमीडिएट स्ट्रीम में बस अंतर इतना है कि इसमें इम्फेरल में ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं था, 0 था, लेकिन सम टाइम कभी कभी इंटरमीडिएट स्ट्रीम जो है इसमें हमारा ग्राउंड वाटर
हो जाता है। बस इतना ही इनमें और इसमें अंतर है, इन दोनों में, इम्फेरल और इंटरमीडिएट में। ये इम्फेरल हमारी एरिड रीजन में पाई जाती है और इंटरमीडिएट हमारी एरिड रीजन में पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होते हैं। तो कंपोनेंट हमारे 5 प्रकार के हाइड्रोग्राफ होते हैं, जिसमें से ने हर एग्जाम में हमारे 2 कंपोनेंट हमको समझना सबसे ज़रूरी है, एक राइजिंग लिम्फ और एक फॉलिंग लिम्फ, और तीसरा रिसीजन कर्व। ये 3 चीज़ को हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्या है, बेस फ्लो रिसीजन अप्रोच लिम्फ। ड्यूरिंग द इनिशियल रेनफॉल बेस फ्लो इज ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू इनिशियल अब्स्ट्रैक्ट एंड इन्फिल्ट्रेशन। अब मान लीजिए जैसे ही बारिश होना स्टार्ट होगी तो उस समय ज़मीन में कुछ इन्फिल्ट्रेशन होगा, कुछ अवरोधक होगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, बेस फ्लो होगा वो थोड़ा कम होगा, मतलब डिस्चार्ज जो होगा वो थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट को देखेंगे राइजिंग लिम्फ। ये ज़रूरी है राइजिंग लिम्फ। इसमें क्या होता है, द डिस्चार्ज इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली ड्यू टू राइज इन चैनल स्टोरेज एंड कैचमेंट सरफेस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब बारिश हुई और बारिश होने के बाद जब पानी इकट्ठा होने लगेगा, जब पानी इकट्ठा होगा तो वो रन ऑफ का रूप लेगा और रन ऑफ होके बहना स्टार्ट करेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द डिस्चार्ज इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली ड्यू टू राइज इन चैनल स्टोरेज एंड कैचमेंट सरफेस। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसको याद ही कर लेना है, नहीं तो गड़बड़ाएगा। राइजिंग लिम्फ एंड इट्स स्लोप डिपेंड ऑन बोथ प्रॉपर्टी लाइक वाटर शेड एंड स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। ये वाला क्वेश्चन हर साल, मतलब हर साल क्या लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है कि राइजिंग लिम्फ में कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन दे देगा सिंगल वाटर सेट प्रॉपर्टी या वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या बोथ, या और कुछ नाम लिख देगा। तो जो हमारी राइजिंग लिम्फ की राइजिंग लिम्फ होता है, हमारी दोनों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वाटर सेट एंड स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे वाटर सेट की जगह कभी बेसिन लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा, उससे नहीं मतलब है, लेकिन इसकी बोथ प्रॉपर्टी, चाहे वो वाटर सेट हो चाहे बेसिन हो, उस पर भी डिपेंड करेगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक पे भी। नेक्स्ट है उसी का पॉइंट, द शेप ऑफ राइजिंग लिम्फ इज कन्वे अपवर्ड। अब इसका शेप कैसा बनता है, तो कनकेव अपवर्ड टाइप का इसका शेप होता है। फिर उसके बाद इसका तीसरा कंपोनेंट है क्रेस्ट सेगमेंट। क्रेस्ट सेगमेंट क्या होता है, द नेचर ऑफ द कर्व चेंज फ्रॉम कनकेव टू कन्वेक्स इन्वर्टेड यू शेप। इसका जो नेचर होता है वो कनकेव टू कन्वेक्स होता है, और ये किस प्रकार का बनता है, तो इन्वर्टेड यू शेप का बनता है। और क्रेस्ट सेगमेंट में ही एक हमको सबसे ज़्यादा पीक डिस्चार्ज भी मिलता है, ये भी याद रखना है। पीक डिस्चार्ज कहाँ बनेगा, तो क्रेस्ट सेगमेंट में बनेगा। फिर उसके बाद रिसीजन लिम्फ और फॉलिंग लिम्फ, इसको भी ध्यान से पढ़ना है, इससे भी एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। देखिए इसका पहला पॉइंट है, द डिस्चार्ज इज इन डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यू टू फॉलिंग इन चैनल स्टोरेज एंड कैचमेंट सरफेस। ये तो पहला वाला ही बात लिख दिए कि जैसे वहाँ क्या था, बढ़ रहा था, अब जब रिसीजन होगा, मतलब सेगमेंट क्रेस्ट के राइट साइड की जब हम हाइड्रोग्राफ में बात करने लगते हैं तो वहाँ से फॉलिंग होने लगता है। तो ये सेम वही बात हो गई कि जैसे बारिश कम होगी धीरे धीरे डिस्चार्ज हमारा कम होने लगेगा। फिर नेक्स्ट है रिसीजन लिम्फ एंड इट्स स्लोप डिपेंड अपॉन सिंगल प्रॉपर्टी लाइक वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक। ये सबसे ज़रूरी याद रखने वाला पॉइंट है, यही हर साल आता है ये। और उसमें रिसीजन की बात करेगा तो ये किस पे डिपेंड करता है, सिंगल प्रॉपर्टी, वो भी सिंगल प्रॉपर्टी क्या, वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। और वो किस पे डिपेंड कर रही थी, वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक और वाटर सेट दोनों पे, लेकिन ये सिर्फ वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक या फिर बेसन कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी लिखा हो, उसकी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, सिंगल प्रॉपर्टी पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द शेप ऑफ राइजिंग लिम्फ इज कनकेव। इसका शेप कैसा होता है, इसका होता है कन्वेक्स। इसका जो शेप बनता है वो कन्वेक्स टाइप में बनता है। और रिसीजन कर्व अकर्स आफ्टर द सेकेंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट डी। ये भी अभी हम लोग आगे ग्राफ देखेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हमारा रिसीजन कर्व क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रिसीजन कर्व
कहाँ पे बनता है या क्या किसका काम है इसका, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट है इफ रिसीजन कांस्टेंट द वैल्यू लेस देन 1 देन द टाइम इंटरवल टेकन इज 1 डे कंसीडर। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिसीजन कर्व की वैल्यू होती हैं, अगर उसको अगर मान लो हम लोगों ने 1 से कम लिया है तो उसका मतलब ये होगा कि जो हमारा टाइम इंटरवल है वो 1 दिन का कंसीडर किया गया है। और ये टाइम इंटरवल निकालने के लिए फार्मूला होता है n नंबर ऑफ डे में निकलेगा और 0.83 ए की पावर 0.2 आएगा, और इसमें एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस फ्लो रिसीजन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, उसका 5वां कंपोनेंट। इसमें क्या होता है इफ़ रेनफॉल इज स्टॉपिंग देन द बेस फ्लो इज नॉर्मल कंडीशन। अगर रेनफॉल बंद होने लगी तो जो हमारा बेस फ्लो या डिस्चार्ज जो सब हो रहा है वो नॉर्मल होने लगेगा। अब देखिए ये जो ग्राफ है, जैसे हम लोग पहले में बात किए ए से बी और बी सी और ये पॉइंट डी और ये ई और ये एफ और जी, तो जो ये क्रेस्ट है हमारा यहीं पे सबसे ज़्यादा पीक डिस्चार्ज हो रहा है। तो सी पॉइंट से ई पॉइंट के ऊपर का जो एरिया होता है इसी को हम लोग क्रेस्ट सेगमेंट बोलते हैं, और जो बी से सी का एरिया होता है इसको राइजिंग लिम्फ बोलते हैं। फिर इसी प्रकार ई से जो एफ तक का एरिया होता है इसको हम फॉलिंग लिम्फ भी बोलते हैं। अब फॉलिंग लिम्फ स्टार्ट कहाँ से होता है तो ई पॉइंट से। अब ई पॉइंट को क्या कहते हैं तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है रिसीजन कर्व को लेके, तो रिसीजन कर्व हमारा यहीं से जनरेट होना स्टार्ट होता है, ई पॉइंट से नहीं। समझ लेना जब भी रिसीजन कर्व की बात करेगा तो समझ लेना इस तरफ की बात कर रहा है। कहाँ बनेगा तो ई पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस तरफ बनेगा, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट उसी का पार्ट है बेस फ्लो सप्रेशन टेक्निक फॉर फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए हमारे पास फ्लड हाइड्रोग्राफ में बेस सप्रेशन करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड बेस्ड मेथड और वेरिएबल बेस्ड मेथड। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि बेस फ्लो क्या होता है, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि बेस फ्लो का मतलब क्या है। बेस फ्लो का मतलब ये होता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर से पानी या रन ऑफ क्रिएट होके स्ट्रीम में जा रहा है उसको हम लोग बेस फ्लो बोलते हैं। और फ्लड हाइड्रोग्राफ मतलब टोटल जितना रन ऑफ हो रहा है उसको हम लोग फ्लड हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। और डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होगा, अब जैसे मान लो ऊपर से ने 10 लीटर पानी मान लीजिए ऊपर से 10 लीटर बरसात हुई और 10 लीटर में से 5 लीटर बेस फ्लो मिल गया, तो टोटल हमारा पास कितना हो गया रन ऑफ 15 लीटर। अब हमको क्या चाहिए डायरेक्ट रन ऑफ, तो डायरेक्ट रन ऑफ कैसे निकालेंगे, जो हमारी बारिश कितनी हुई टोटल बारिश का पानी हमारे पास कितना हो गया 15 लीटर, और 15 लीटर में से हमने 5 लीटर तो बेस फ्लो मिलाया था, तो अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो डिस्चार्ज है या जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है वो कितना बचेगा 10 लीटर। तो वही चीज़ है बेस फ्लो बराबर फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ में से अगर हम डायरेक्ट हाइड्रो रन ऑफ निकाल देंगे तो बेस फ्लो पता लग जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें डायरेक्ट पता करना है तो फ्लड हाइड्रोग्राफ में से हम लोग बेस घटा देंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर सपोज डेट बेस फ्लो का कोई कंडीशन ही ना हो कि बेस फ्लो मिल ही नहीं रहा है, तब डीआरएच अगर हमको निकालना है तो सिंपल हो जाएगा डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस, मतलब कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हुआ है और कितनी एरिया में हुआ है, तो हमको सीधा डीआरएच मिल जाएगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। फिर इसी प्रकार हमारा इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है कि टोटल जितना रेनफॉल हुआ उसमें से जितने भी प्रकार के लॉस होते हैं उन सबको हटा दीजिए, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन लॉस हो या फिर तुम इवोपोरेशन लॉस हो, कोई भी प्रकार का लॉस, उन सबको सारे हानि लॉस को इसमें से माइनस कर देना है टोटल में से, तो इफेक्टिव रेनफॉल बचेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा
हमको ये बताता है कि जो हमारा कोई मान लीजिए एक कैचमेंट है, उस पे अगर बारिश हुई तो बारिश हुई, जो जितना हमारा इफेक्टिव रेनफॉल या एक्स्ट्रा पानी या सरप्लस वाटर, जिस तरीके से भी आप समझ पाओ, हम इसलिए कई नाम ले रहे हैं, जो भी हमारा इफेक्टिव रेनफॉल है या सरप्लस वाटर है, वो अगर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच या बोलिए यूनिफॉर्म तरीके से ने उस कैचमेंट पे जो जनरेट होगा और जिसकी वजह से रन ऑफ क्रिएट होगा, कब ये क्रिएट होगा? जब एक निश्चित समय के लिए बारिश हो रही हो। तो उस कंडीशन को दर्शाने के लिए हम यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करते हैं। मतलब ये कोई एक कैचमेंट एरिया है जिस पे यूनिफॉर्म तरीके से बारिश हो रही है। मान लीजिए कि 1 घंटा के लिए बारिश हुई, जिसकी वजह से 1 सेंटीमीटर पानी बह के स्टार्ट हो गया, तो हम इस चीज़ को दर्शाने के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ का उपयोग करते हैं। और यह एक लीनियर मॉडल होता है। यदि वर्षा दुगनी हो जाए तो रन ऑफ भी दुगना होगा। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। यूनिट हाइड्रोग्राफ वह हाइड्रोग्राफ है जो 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल से वाटर सेट पर उत्पन्न रन ऑफ को दर्शाता है जब वर्षा पूरे क्षेत्र पर समान रूप से और एक निश्चित समय तक होती हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है इस सब काम करने की। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि यह वर्षा को समय के अनुसार रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में बदलने में मदद करता है। ये हम लोग क्यों बदलते हैं? जिससे हम बाढ़ का आकलन कर सकें, स्ट्रक्चर डिजाइन बना सकें, या कोई भी मतलब सोइल वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब मान लो अगर हमको हमने ये तो समझ लिया कि यूनिट हाइड्रोग्राफ की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता कैसे है, क्यों बनाया जाता है। अब सपोज डेट अगर हमें ये इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे और किस प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर चाहते हैं कि बारिश 2 घंटा हुई, लेकिन हम देखें कि जो 2 घंटा में रन ऑफ की वजह से हाइड्रोग्राफ बन रहा था, उस टाइम कैसा बन रहा था, और अगर वही 2 ग्राफ की रन ऑफ को अगर हम 4 घंटा में कन्वर्ट करें तो उस टाइम हमारा हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम इस चीज़ को अगर जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीका हैं। एक है सुपरपोजिशन मेथड और दूसरी है एस कर्व मेथड। तो सुपरपोजिशन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? तो सुपरपोजिशन मेथड हम तब यूज करते हैं, सुपरपोजिशन मेथड यूज टू कन्वर्ट अ स्मॉल ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ टू अ लार्ज ड्यूरेशन यूनिट। ठीक ना? जैसे 2 घंटे की बारिश जब हमें 4 घंटे में देखनी हो, या 5 घंटे की बारिश हमें 7 घंटे में देखनी हो, या 6 घंटे, कोई भी मतलब बढ़ा के बारिश जो जैसे हुई 1 घंटा लेकिन देखना 2 घंटे में, 3 घंटा हुई तो 5 घंटे में देखना, जो बढ़ा के देखनी हो, तब हम लोग सुपरपोजिशन को यूज करते हैं। अब सुपरपोजिशन हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सुपरपोजिशन हम छोटे कैचमेंट एरिया के लिए और मीडियम कैचमेंट एरिया के लिए और लार्जर कैचमेंट एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। अब छोटे बड़े से क्या मतलब है कि छोटी कैचमेंट एरिया हम उसको मानते हैं जो 5 से 50 किलोमीटर स्क्वायर तक की एरिया है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। मीडियम के लिए हम कहाँ करेंगे? जहाँ 5 से 5000 किलोमीटर स्क्वायर तक की एरिया है, वहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर एरिया हमारे पास बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 5000 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर, तो हम वहाँ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएंगे। अब सेम बात आते हैं इसी में एस हाइड्रोग्राफ में। एस हाइड्रोग्राफ भी यही काम करता है, लेकिन अंतर क्या है? क्यों जब सुपरपोजिशन मेथड थी तो हमें एस हाइड्रोग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसमें बेसिक अंतर ये है कि जो सुपरपोजिशन हम मेथड थी, ये सिर्फ बढ़ा के काम कर रहा था। अगर 2 से 4 में चाहिए तो ये कर देता था, 5 से 7 में चाहिए कर देता था बढ़ा के। लेकिन अगर इसको घटाने की बात करते कि 2 में हो रही है, 1 में बताओ कितने में होगा, तो ये नहीं कर पा रहा था। तो उसके जगह पे हमारा दूसरा मेथड आया एस हाइड्रोग्राफ।
अब एस हाइड्रोग्राफ क्या कर रहा था कि एस हाइड्रोग्राफ मेथड जो है ये हमारा यूज होता है टू कन्वर्ट बोथ ए स्मॉल ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ टू अ लार्ज ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड वाइस वर्सा। इसका काम ये है कि ये छोटे से बड़े में भी प्लॉट कर सकता है और बड़े से छोटे में भी प्लॉट कर सकता है। ये मतलब सुपरपोजिशन का ही एडवांस वर्जन टेक्निक आ गई। इसमें सिर्फ एक काम हो रहा था सुपरपोजिशन में, इसमें दोनों काम होने लगे, मतलब घटा भी लो बढ़ा भी लो। तो अब ये कहाँ यूज करते हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिकली मीडियम टू लार्ज कैचमेंट के लिए यूज होता है 50 से 5000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए ज़्यादा बढ़िया उपयोगी होता है। अब उसके बाद यूनिट अजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये याद रखना है, ये हमेशा पूछ लेता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ के अजम्पशन में से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसके क्या होते हैं, जिसको ARS का एग्ज़ाम लिखना है वो लोग लिखित में इसके 3 4 5 खूब पढ़ें, उनका अलग मैटर है। जिसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है उनके हिसाब से ने ये है तो एक सिंगल याद करने जैसा। तो इसमें हम लोगों को क्या याद कर लेना है कि टाइम इनवेरिएंट एंड लीनियर रिस्पॉन्स, ये हमेशा आ जाता है यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए। फिर वाटर शेड का एरिया पूछ लेता है, तो ये कितने एरिया के लिए काम कर सकता है, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर से 5000 किलोमीटर स्क्वायर के लिए। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखना है। फिर एक नाम आप और सुने होंगे, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, यह कोई हाइड्रोग्राफ नहीं है, ये एक काल्पनिक हाइड्रोग्राफ है। जैसे हमको आता जाता कुछ नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, क्या हुआ, ये एक हमारी कल्पना ही तो हुई, हम बन तो नहीं जाएंगे। बस उसी प्रकार का ये इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ एक काल्पनिक हाइड्रोग्राफ है। ये बताता है कि अगर 1 सेंटीमीटर बारिश बहुत ही कम समय लगभग 0 समय t में गिरे तो वाटर शेड से सीधा कितना रन ऑफ होगा। ठीक ना, कि ये हमको ये बताता है कि बिल्कुल 0 समय में बारिश हो जाए तो वाटर शेड का रन ऑफ कैसे होगा। ये जो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 सेकेंड में ऐसा मतलब बारिश हो जाए और अचानक से रन ऑफ बन जाए, तो इसीलिए काल्पनिक माना जाता है। फिर है, इसे यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका क्या नाम है, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि बारिश ऐसी मानी जाती है जैसे झटके से गिर रही हो, अचानक से बादल फट गया हो। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि साधारण यूनिट हाइड्रोग्राफ और इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ में अंतर क्या है, क्यों इसको मतलब ज़रूरत पड़ गई। तो देखते हैं, साधारण यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर बारिश अगर 1 घंटे या 3 घंटे में समान रूप से गिर रही है तो रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनता है। ठीक। फिर इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ये रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, लेकिन बारिश की अवधि को शून्य मान लिया जाता है। इंस्टेंटेनियस क्या है हमारा, ये भी एक रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, लेकिन इसमें क्या होता है, बारिश की अवधि शून्य मान ली जाती है। मतलब बारिश का समय जितना कम रहेगा हाइड्रोग्राफ उतना नुकीला और ऊंचा बनेगा, और जब समय लगभग 0 हो जाए तो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ बनता है। अब ये काल्पनिक यूनिट हाइड्रोग्राफ काम कहाँ आता है, क्यों, तो ये हमारा देखते हैं किस में काम आता है। किसी भी तरह की बारिश से रन ऑफ निकालने के लिए आसान गणना कन्वेंशनल मेथड के लिए यूज करते हैं। दूसरा, डिजाइन फ्लड एंड सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तीसरा, क्लर्क मॉडल मेथड में भी इसका यूज होता है। और सबसे ज़्यादा क्लर्क मेथड के लिए ही इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाला जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ किससे रिलेटेड है, तो क्लर्क मेथड से रिलेटेड है। ठीक है। फिर अब यहाँ तक का बात हमको लोगों को समझ में आ गई कि हाइड्रोग्राफ क्या होते हैं, हाइड्रोग्राफ के कंपोनेंट क्या हैं, उसके फैक्टर क्या हैं, और किस प्रकार के हाइड्रोग्राफ होते हैं, स्ट्रीम क्या होती हैं, स्ट्रीम कितने प्रकार की होती हैं। फिर हम लोगों ने जाना यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर हमने समझ लिया कि एस हाइड्रोग्राफ और सुपरपोजिशन मेथड कब यूज करी जाती है। फिर उसमें इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ को भी हम लोग समझ लिए। यहाँ तक हम लोगों ने इतनी बात समझी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नोट, यूनिट हाइड्रोग्राफ पर
तब हम काम कर पाएंगे जब हमारे पास रेनफॉल एनालिसिस का पूरा कंप्लीट डाटा होगा। लो, अगर हमारे पास रेनफॉल से संबंधित सारा डाटा है तभी हम यूनिट हाइड्रोग्राफ पे काम कर पाएंगे। अगर मान लो हमारे पास डाटा ही ना हो तो उस कंडीशन में हम कैसे हाइड्रोग्राफ जनरेट करेंगे। अगर मान लो हमारे पास रेनफॉल डाटा एनालिसिस नहीं है तो अब हम उस कंडीशन में कैसे हाइड्रोग्राफ बनाएंगे। हाइड्रोग्राफ हमारा जो यूनिट हाइड्रोग्राफ था अभी तक वो किस पे बेस्ड था, प्योर और एक्यूरेट डाटा पे। ठीक, अब हमारे पास डाटा है ही नहीं, तब हम कैसे हाइड्रोग्राफ बनाएंगे। तब हम लोग सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे। समझ गए सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्यों सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्यों बनाया जाता है। जब हमारे पास डाटा नहीं होता है तब हम लोग सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। अब समझते हैं कि सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है। कई बार जलग्रहण क्षेत्र पर प्रवाह का माप उपलब्ध नहीं होता है। मतलब कई बार वाटर शेड मेजरमेंट का वाटर शेड में जो हमारे केच में वो रेन गेज लगे होते हैं उनका डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है। उस कंडीशन में ऑब्जर्व्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ तैयार नहीं किया जा सकता। उस समय सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ एम्पेरिकल सूत्र या बेसिन के भौगोलिक गुणों, क्षेत्रफल या मुख्य धारा की लंबाई चौड़ाई के आधार पर बनाया जाता है। समझ गए सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। यह एक इस प्रकार का हाइड्रोग्राफ है जिसमें हमारे पास एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन का डाटा नहीं होता है। सिर्फ हम लोग इसको एम्पेरिकल बेस, सूत्र बेस पे या बेसिन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे जब हम रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तैयार करते हैं, इस प्रकार के हाइड्रोग्राफ को हम लोग सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बाढ़ का आकलन करने के लिए, स्पिलवे डिजाइन, कलवर्ट, शहरी ड्रेनेज करने के लिए, या फिर ऐसी जगह जहां अनगेज्ड वाटर शेड है, जहां पे कोई रेनफॉल मेजरिंग डिवाइस नहीं लगी है और हमको उस जगह का रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाना है तो हम उस जगह पे भी सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज करेंगे। यही हमारे पास लास्ट एक विकल्प है, इसलिए हमको सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग नहीं बना पाएंगे अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमको सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें 3 और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 वो और कौन लोग हैं, तो वो हैं एक सेंडर भैया, एक क्लर्क, एक USCS हाइड्रोग्राफ। ये हमारे 3 भाई और हैं जिनकी मदद से हम सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। तो इन तीनों में से जो हमारा सबसे अच्छा भैया है वो हमारा सेंडर भैया है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग किसको यूज करते हैं, सेंडर बाबू को। तो हम लोग सेंडर मेथड को यूज करते हैं, काहे के लिए, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए। तो आप देखते हैं कि हमारे सेंडर भैया क्या कर रहे हैं। तो सेंडर फार्मूला इज यूज्ड इन हाइड्रोलॉजी फॉर एस्टिमेटिंग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन फॉर ओवरलैंड एंड चैनल फ्लो इन अ वाटर शेड। दिस फार्मूला वाज डेवलप्ड बाय FF सेंडर 1938 फॉर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इन अनगेज्ड कैचमेंट। तो सेंडर फार्मूला हमारा क्या है, ये हमको क्या देता है, ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए बताता है और वाटर शेड चैनल फ्लो बताता है, डिस्चार्ज वगैरह। इसको किसने बनाया, तो FS सेंडर ने बनाया। कब बनाया, 1938 में बनाया। ये किस लिए बनाया गया, फॉर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए। और किस जगह के लिए, अनगेज्ड कैचमेंट, जहाँ पे कोई कोई रेनफॉल कलेक्टर ना हो, मतलब रेनगेज कोई ना लगे हों। अब इसका यूज क्या है, तो टू डिटरमाइन द लॉग टाइम और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रन ऑफ बेसिन, एसेंशियल फॉर फ्लड हाइड्रोग्राफ प्रिपरेशन फॉर स्ट्रीम फ्लो डाटा और नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, वाइडली यूज्ड इन कैचमेंट हाइड्रोलॉजी, ड्रेनेज एंड फ्लड एस्टिमेशन। और ये एरिया कितनी कवर करता है, सेंडर। तो सेंडर में हम लोग एरिया 30 से 30,000 किलोमीटर स्क्वायर तक के वाटर शेड के लिए या बेसिन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक ना, सेंडर बाबा बहुत बड़े आदमी हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या आईसी का सेंडर हमें क्या देंगे, तो हमको ये बेस लॉग देंगे और टाइम लॉग टाइम देंगे। बेसिन शेप कैसा है ये बता देंगे, पीक डिस्चार्ज कैसा है ये भी इनसे पता लगेगा, इफेक्टिव रेनफॉल पता लग जाएगा और टाइम बेस पता लग जाएगा। अब ये इतने कंपोनेंट जब हमको पता लग जाएंगे, इन्हीं के आधार पे हम लोग हाइड्रोग्राफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है इसी में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रन ऑफ। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रन ऑफ क्या होता है, यह हमको यह बताता है कि वर्षा के बाद कितना बहाव कब आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रन ऑफ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग क्या है। यह लीनियर मॉडल है, आप अलग अलग वर्ष की घटनाओं जोड़कर सुप्रीम पोज या गुणा करके रन ऑफ स्केल निकाल सकते हैं रन ऑफ मॉडलिंग से। फिर इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोग्राफ। डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोग्राफ क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस बाय बर्नयार्ड 1935। इट शो द परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट हाइड्रोग्राफ विच अकर्स ड्यूरिंग सक्सेसिव यूनिफॉर्म टाइम इंक्रीमेंट। इसका एसआरएफ में क्वेश्चन आया था, डिस्ट्रीब्यूशन हाइड्रोग्राफ किसने दिया था, तो बर्नयार्ड ने दिया था, बर्नयार्ड नाम के साइंटिस्ट 1935। इस हल्के में नहीं लेना है, तो याद कर लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला बर्नयार्ड 1935 बर्नयार्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और 1935 में दिया था। फिर ड्यूरेशन कर्व। ड्यूरेशन कर्व हमारा क्या होता है, या प्लॉट डिस्चार्ज अगेंस्ट द टाइम परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीड। इसी प्रकार फ्लो मास कर्व। द फ्लो मास कर्व इज प्लॉट ऑफ कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम इन रेटिंग कर्व। फिर इसी में है हमारा रेटिंग कर्व। रेटिंग कर्व से भी क्वेश्चन आता है कि रेटिंग कर्व हमको क्या बताता है, तो रेटिंग कर्व इज कंस्ट्रक्टेड बाय द प्लॉटिंग सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज एंड गेज हाइट ऑन ए ग्राफ इन अ स्ट्रीम। तो हमारा जो रेटिंग कर्व होता है ये डिस्चार्ज और गेज हाइट का रिलेशन बताता है, इसके लिए हम लोग रेटिंग कर्व का यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये दो मॉडल जरूरी हैं, इनसे भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। हाइड्रोलॉजिकल मॉडल है, मतलब मॉडल तो और भी हैं लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से दो से बस पूछा जाता है, लम्प्ड मॉडल और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो इसमें लम्प्ड में हमारा क्या होता है, इसमें भी प्रॉपर्टी वाला खेला है, जैसे राइजिंग लिम्फ और फॉलिंग लिम्फ में था। तो जो हमारा लम्प्ड मॉडल होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम अलोन एट द पार्टिकुलर लोकेशन, ठीक ना, ये सिर्फ हमारा टाइम बेस पे डिपेंड करता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है ये हमारा फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम थ्रू आउट द सिस्टम, दोनों पे काम करता है। स्पेस एंड टाइम दोनों पे काम करेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सिर्फ टाइम पे काम करेगा वो लम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक डैम इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सोइल। तो चेक डैम हम लोग कहाँ बनाते हैं, तो चेक डैम हम लोग वहाँ बनाते हैं जहाँ हमको पानी का बहाव कम करना होता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना होता है। तो अब कॉमन सी बात है, जब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है तो उसका मतलब है कि अगर सैंडी सोइल या कोर्सर सोइल हो तो ज़्यादा जल्दी पानी रिचार्ज मतलब इन्फिल्ट्रेशन होगा, और इन्फिल्ट्रेशन होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो अगर हम बढ़िया सोइल की बात करें कि इसके लिए कौन सी सोइल सूटेबल होगी, तो हमारी सैंडी सोइल और कोर्सर सोइल सूटेबल हो जाएगी। ऐसा क्यों, कोर्सर सोइल ही क्यों, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पानी को रोककर ज़मीन में रिसाना होता है। अगर मिट्टी कोर्सर सैंड ग्रेवल रॉक है तो पानी जल्दी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करता है और इरोजन रिस्क भी कम होता है। फाइन और क्ले सोइल क्यों नहीं, तो फाइन और क्ले सोइल में परमेबिलिटी बहुत कम होती है, पानी रुक तो जाता है पर रिचार्ज कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा फाइन क्ले सिल्ट होगा तो पानी जमा होकर नाली झील जैसी स्थिति बना सकता है और स्ट्रक्चर पर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे में अर्थन एम्बैंकमेंट या पर्कुलेशन पॉन्ड ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं इस कंडीशन में। हाँ, मतलब अगर क्ले सोइल है या फाइन टेक्सचर सोइल है तो वहाँ पे हमको पर्कुलेशन पॉन्ड बनाने चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल होंगे, लेकिन चेक डैम सूटेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेनेज कोफिशिएंट।
तो ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है कि ड्रेनेज कोफिशिएंट इज डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ सरप्लस वाटर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड इन 24 आवर्स सो दैट द प्लांट आर नॉट स्ट्रेस ड्यू टू सरप्लस वाटर। ड्रेनेज कोफिशिएंट का सिंपल सीधा मतलब ये है कि जितनी भी बारिश हो रही है उसकी वजह से जो सरप्लस रन ऑफ जनरेट होगा हमारे कोई कैचमेंट पे, उस रन ऑफ को 24 घंटा में स्मूथली उस फील्ड से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, जिससे हमारे जो प्लांट होंगे उनमें कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। बस इसका फार्मूला क्या होता है, ड्रेनेज कोफिशिएंट इक्वल टू Q इंटू 24 इंटू 3600 इंटू एरिया डिवाइड एरिया। ड्रेनेज कोफिशिएंट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, Q हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोफिशिएंट रेंज फ्रॉम 0.6 से 2.5 सेंटीमीटर एंड एक्सट्रीम केस अप टू 10 सेंटीमीटर। ये याद रखना है, ड्रेनेज कोफिशिएंट में वैल्यू पूछ लेता है कि कितने से कितने तक वेरीज करती हैं, तो हमारी 0.6 से ने 2.5 सेंटीमीटर तक वेरी करती हैं और एक्सट्रीम केस में इतनी जाती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो सेंटीमीटर पर डे और या फिर mm पर डे होती हैं। अब मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रेनेज कोफिशिएंट, तो ड्रेनेज कोफिशिएंट निकालने के लिए मतलब हमारे पास 3-4 मेथड हैं, जिसमें से ने हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं तो वो साइप्रस क्रैक्स फार्मूला और 20-40 थंब रूल, बाकी दो ये बोस्टन सोसाइटी फार्मूला और सिंप्लीफाइड हाइड्रोलॉजी काम ये भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा हम इन्हीं को यूज करते हैं, पहला और दूसरे का। तो हम साइप्रस फार्मूला कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे वाटर सेट का स्लोप 0.45% होगा तो हम उस कंडीशन में साइप्रस फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमारे पास कोई डाटा ही उपलब्ध ना हो, उसका पता ही नहीं चलेगी स्लोप का कितना है या रन ऑफ कितना हो रहा है क्या है, तो उस कंडीशन में हम 20-40 थंब रूल का यूज करेंगे। ये भी हमारा सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ की तरीके से है, इसमें भी हम लोग एम्पिरिकल डाटा सूत्र बेस के आधार पे डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज और ड्रेनेज कोफिशिएंट यही सब निकालते हैं इसका। फिर इसी में हमारे ड्रेनेज कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल भी आए थे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था शेल्टर, नेक्स्ट टॉपिक मतलब शेल्टर बेल्ट यूज्ड फॉर। शेल्टर बेल्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो शेल्टर बेल्ट हम लोग विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, और इनका जो लगाने का तरीका होता है वो मोर देन 2 रो में लगाया जाता है। और किस प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं, तो ये स्क्रब एंड ट्री टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं, और ये हम लोग राइट एंगल पे लगाते हैं। समझ गए, शेल्टर बेल्ट कहाँ यूज होगा, विंड इरोजन कंट्रोल के लिए मोर देन 2 रो में लगाना है, और स्क्रब ट्री टाइप के पेड़ लगाने हैं और राइट एंगल पे लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सुटेबल सोइल रिकम्बिनेशन मेथड। ये एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बढ़िया कौन सा मेथड है, तो अब ये याद नहीं था कि कौन प्रकार की सोइल के लिए पूछा था, इसलिए हम लोग जो जनरली मेन हमारी 5 प्रकार की जो सोइल होती हैं मतलब कंडीशन होती हैं, उन सब के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल मेथड होगा वो सब हमने लिख दिया यहाँ पे। जैसे मान लो अगर सालीन सोइल है तो सालीन सोइल के लिए हम लोग लीचिंग विद गुड ड्रेनेज करेंगे। अगर सोडिक सोइल है तो जिप्सम यूज करेंगे, एसिड सोइल है तो लाइम यूज करेंगे, सालिन सोइल सोडिक सोइल है तो हम जिप्सम प्लस लीचिंग प्लस ड्रेनेज का उपयोग करेंगे। अगर वाटर लॉगिंग एरिया है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेसिप्रोकेटिंग पंप सेक्शन इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम, तो ये हमारा सक्शन जो लिफ्ट करता है वो 7 से 8 मीटर तक करता है, और डिलीवरी हेड रेशियो इसका 100 से 250 मीटर तक होता है, और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेचर का पंप है। और अगर हम इसके डिस्चार्ज की बात करें तो इसका जो डिस्चार्ज होता है 0.5 से ने 10 लीटर पर सेकेंड होता है, बट कॉन्स्टेंट इन एक्यूरेट। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 70 से 90% होती है। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन था सोइल सैम्पलिंग से, तो सोइल सैम्पलिंग
कैसे करते हैं वो हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सॉइल सैंपलिंग का पैटर्न क्या है, किस प्रकार का सॉइल सैंपल हम लोग काहे के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला सैंपल लेना है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग हम लोग कहाँ करेंगे, सैंपल फील्ड के अलग अलग पॉइंट से बिना किसी फिक्स पैटर्न के लिए लिया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो यूनिफॉर्म फील्ड कंडीशन के लिए होता है। फिर इसी प्रकार सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ये हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये फिक्स इंटरवल और ग्रिड पैटर्न पे आधारित होती है, वहाँ से हम लोग सैंपलिंग करते हैं। और ये किस लिए यूज करते हैं, सर्वे या मैपिंग प्रोजेक्ट के लिए। फिर है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार से लेते हैं, तो फील्ड को छोटे छोटे होमोजीनियस जोन में बांटकर हर जोन से सैंपलिंग लेते हैं। और जब सॉइल प्रॉपर्टी अलग अलग हो तब हम ऐसा वाला मेथड यूज करते हैं सैंपलिंग लेने के लिए। फिर चौथा है कंपोजिट सैंपलिंग। कंपोजिट सैंपलिंग क्यों करते हैं, कोई छोटे सैंपल को मिक्स करके एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल तैयार करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपोजिट सैंपलिंग। और इसका यूज कहाँ करेंगे, तो फर्टिलिटी टेस्ट के लिए सबसे कॉमन यही है। फिर नेक्स्ट है जजमेंट सैंपलिंग। तो जजमेंट सैंपलिंग हम लोग कब करते हैं, जब एक्सपर्ट आदमी कोई हो, उसके आधार पे कोई स्पेसिफिक प्लॉट का सैंपलिंग करना हो, तब हम लोग जजमेंट सैंपलिंग यूज करते हैं। इसी प्रकार हम लोग ग्रेव सैंपलिंग कब करते हैं, तो जब किसी स्पेसिफिक लोकेशन से सिंगल सैंपल लेना हो तब हम लोग ग्रेव सैंपलिंग करते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, लोकलाइज टेस्ट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सैंपलिंग लेते किससे हैं, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आगर मेथड कब यूज करते हैं, तो सोइल आगर से हम वर्टिकल कोर निकाला जाता है। ये कितने डेप्थ तक का काम करता है, तो ये हमारा 150 सेंटीमीटर तक काम करता है सैंपलिंग लेने के लिए। फिर इसी प्रकार ट्यूब और कोर्स सैंपलर है, ये हम लोग कब करते हैं, तो होलो ट्यूब से बना होता है और इंटेक्ट सोइल कोर निकालते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सोइल प्रोफाइल में बल्क डेंसिटी की स्टडी के लिए इसका यूज करते हैं। फिर इसी प्रकार हमारे पास ट्रेंच और पिट मेथड है, इसका हम लोग कब यूज करते हैं, तो सोइल पिट खोदकर या हॉरिजन वाइज सैंपल लेना हो तब, और डिटेल सर्वे में इसका यूज पड़ता है। फिर इसी प्रकार हमारे पास फावड़ा खुरपी मेथड से ने भी हम सैंपल ले सकते हैं, जिसकी टेस्टिंग लगभग 15 सेंटीमीटर तक की जा सकती है। मतलब फावड़ा से 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो खोद ही नहीं पाओगे, तो सैंपल क्या लोगे। नेक्स्ट है पोस्ट होल बोर मेथड, इसको हम लोग नैरो होल बनाकर सोइल निकाली जाती है और ऑर्चर्ड या प्लांटेशन में इसका हम लोग यूज करते हैं। फिर इसी प्रकार वैक्यूम और सक्शन पोर मेथड है, इसका हम लोग भी यूज करते हैं सोइल केमिस्ट्री एनालिसिस में, लेबोरेटरी में। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोस्मेट्रिक कर्व। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ये हमको रिलेशन बिटवीन वाटर सेड एरिया एंड रिलेटिव एलिवेशन, ये हमको रिलेशन बताता है कि एरिया और एलिवेशन में। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, लॉस ऑफ लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन और फील्ड चैनल सॉरी यहाँ पे फील्ड लिखा है होगा, गलती से ये फील्ड लिख गया है। फील्ड चैनल फॉर इरिगेशन इज, मतलब हम जब इरिगेशन चैनल बनाते हैं फील्ड में तो उसकी वजह से हमारा ज़मीन कितने परसेंट लॉस होता है, तो ये हम 2 से 4% ज़मीन लॉस मानते हैं। इसी प्रकार हमारा कैपिलरी फिलिंग हाइट क्या है, ये हमारी अलग अलग सोइल पे डिपेंड करेगा। तो अगर सैंडी सोइल है तो ये 10 से 30 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होगी, अगर क्ले सोइल है तो 30 से 2 मीटर प्लस तक भी हाइट इसकी जा सकती है। फिर नेक्स्ट है बॉइड रेशियो और उसका न्यूमेरिकल था। तो बॉइड रेशियो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसके न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसी प्रकार स्प्रिंकलर डिस्चार्ज के न्यूमेरिकल थे,
फिर है हमारा बोल्टन क्वेश्चन। बोल्टन क्वेश्चन किस लिए यूज होता है और इसके फार्मूला क्या है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। बोल्टन ने अनकन्फाइंड एक्यूपर के लिए कॉपर जैकोब मेथड को मॉडिफाई किया और ड्रा डाउन के लिए इक्वेशन प्रस्तुत की। ठीक, एक तो ये बात हो गई और ये क्वेश्चन हमारी ये है, देख लीजिए आप लोग। फिर है बोल्टन क्वेश्चन का उपयोग अनकन्फाइंड एक्यूपर के लिए पंपिंग टेस्ट डाटा को एनालिसिस करने और एक्यूपर पैरामीटर जैसे स्पेसिफिक यील्ड ट्रांसमिबिलिटी निकालने में किया जाता है। और थीज क्वेश्चन का या स्पेशल केस है। जो हमारी बोल्टन क्वेश्चन है ये हमारी थीज क्वेश्चन का ही एक स्पेशल केस है। जैसे फर्स्ट एक्यूपर अनकन्फाइंड का स्पेशल केस है, उसी प्रकार से यहाँ पे थीज क्वेश्चन का स्पेशल केस है बोल्टन क्वेश्चन। नेक्स्ट है फरो इरिगेशन रेशियो। तो फरो इरिगेशन रेशियो क्या होता है? फरो इरिगेशन रेशियो वह अनुपात है जो हमको बताता है कि कितने फरों में पानी छोड़ा जा रहा है और कुल फरों की संख्या कितनी है। इसे आमतौर पर अल्टरनेटिव फरो इरिगेशन या स्किप फरो इरिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी की बचत हो और सोइल मॉइस्चर बैलेंस बना रहे। तो इसका फार्मूला होता है फरो इरिगेशन रेशियो बराबर नंबर ऑफ इरिगेटेड फरो अपन टोटल नंबर ऑफ फरो। इसकी सामान्यता वैल्यू एक तक ही आएगी, एक से ज़्यादा कभी नहीं होगी। और एक नॉर्मल वैल्यू के आधार पे भी पता लग जाता है कि सिंचाई किस पैटर्न में हुई होगी। अगर एक वैल्यू आई तो इसका मतलब जितने फरो बने हैं उन सब में पानी छोड़ा गया। अगर 0.5 वैल्यू आई तो इसका मतलब है अगर 10 फरो बने हैं तो 5 में ही पानी छोड़ा गया है, एक को अल्टरनेटिव छोड़ के, मतलब पहले में छोड़ा गया, फिर दूसरा में नहीं दिया गया पानी, फिर तीसरे में दिया गया अल्टरनेटिव तरीके से। फिर अगर इसी प्रकार से अगर वैल्यू 0.3 है तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि एवरी थर्ड फरो में इरिगेटेड किया गया है। जितना वैल्यू एक के क्लोज होगी उतने नंबर ऑफ फरो ज़्यादा इरिगेट किए गए होंगे, जितनी वैल्यू 0 के करीब होगी उतने नंबर ऑफ फरो कम इरिगेट किए होंगे। इससे फरो ऑफ इरिगेशन रेशियो से यही पता लगता है। फिर इसी प्रकार हमारा डार्सी क्वेश्चन है। डार्सी क्वेश्चन हमारा ग्राउंड वाटर फ्लो पोरस मीडिया के लिए यूज होता है, सब लोग जानते हैं। इसका एक क्वेश्चन होता है Q = KIA और इसके ये हैं Q = डिस्चार्ज कोफिशिएंट परमेबिलिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फिर अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए। फाइनल फ्लो लीनियर प्रोपोर्शनल, अगर डार्सी लॉ में फ्लो लीनियर प्रोपोर्शनल है तो हेड डिफरेंस भी प्रोपोर्शनल होगा। इसी प्रकार अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, फ्लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेड डिफरेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो लेंथ के, ये बताना चाहते हैं। यहाँ पे केवल लेमिनार फ्लो के लिए सूटेबल है जहाँ पे रिनोड नंबर <1 होता है। और इसका हम लोग डार्सी लॉ का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ग्राउंड वाटर फ्लो कैलकुलेशन के लिए, सीपेज एनालिसिस के लिए, वेल हाइड्रोलिक डिजाइन एंड फिल्टर ड्रेन के लिए और एस्टिमेशन ऑफ परमेबिलिटी के लिए। लिमिटेशन इसकी सेम वही हो जाएंगे कि फ्लो लेमिनार होना चाहिए, सोइल होमोजीनियस होनी चाहिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा अर्न क्वेश्चन। अर्न क्वेश्चन कब यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं? तो अर्न क्वेश्चन मुख्य रूप से सब सरफेस ड्रेनेज डिजाइन में प्रयोग होती है। यह समीकरण ड्रेन स्पेसिंग, नालियों के बीच की दूरी निकालने के लिए प्रयोग होती है। वाटर टेबल रिचार्ज रेट और सोइल की परमेबिलिटी ज्ञात होनी चाहिए, तब हम अर्न क्वेश्चन का प्रयोग कर पाएंगे। अर्न क्वेश्चन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। जिनको ज़रूरत हो वो वीडियो रोक के देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार हुगआउट क्वेश्चन। हुगआउट क्वेश्चन क्या है? तो द हुगआउट क्वेश्चन गिव द रिलेशन बिटवीन स्पेसिंग बिटवीन ड्रेन एंड हाइट ऑफ वाटर टेबल built between the drain due to constant rate of recharge or irrigation or infiltration rainfall. Example, discharge equal to recharge is called steady state condition. This question is used in humid and irrigated area for open
ड्रेन एंड सब सरफेस ड्रेन। तो हमारी जो होगाउट क्वेश्चन है ये हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन में काम करती है और इरिगेटर और ह्यूमिड दोनों रीजन में काम करती है। ओपन ड्रेन और सब सरफेस दोनों के लिए सूटेबल है। ये भी हमारा किस लिए यूज होती है, तो स्पेसिंग बिटवीन ड्रेन एंड हाइट ऑफ वाटर टेबल के लिए यूज होती है। उसके बाद था क्वेश्चन इरिगेशन मेथड। तो इरिगेशन मेथड में आप देख सकते हैं बहुत प्रकार की मेथड हैं, सरफेस, सब सरफेस, प्रेशराइज्ड, फिर इसी में फ्लड है, चेक बेसिन, बेसिन, बॉर्डर फ्लो, मतलब कई तमाम तरह का प्रकार की मेथड है। तो ये सब एक एक पढ़ा पाना बताना भी इस एक ही मतलब वीडियो में संभव है, असंभव जैसा था क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो ये सब आप लोग अपने से आप से नहीं पढ़ लीजिएगा, और या फिर अगर ज़रूरत रहेगा तो हमको बताइएगा, हम वन लाइनर सबके लिए इन सब का तैयार कर देंगे कि कौन सी मेथड कहाँ यूज होती है किस कंडीशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था किस पे, हमारे 4 क्वेश्चन ड्रिप से आए थे और 4 क्वेश्चन स्प्रिंकलर से आए थे। फिर 3 क्वेश्चन हमारे फ्रॉड नंबर से आए थे, न्यूमेरिकल मतलब ज़्यादा आए थे। साल्ट बैलेंस से भी न्यूमेरिकल आए थे। फिर ऑन विच ग्राफ शो द स्टॉर्म, मतलब हम लोग जब तूफान आने वाला होता है उसको हम किस में देखते हैं, तो वो हम बोरोमीटर पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राफ लिख दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है हमारा, रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स होता है। यह एक डायमेंशनलेस नंबर है जो बताता है कि किसी भी फ्लूइड का फ्लो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, जिसका फार्मूला है R=ρ/VD/μ। और ये उसके लिखे हुए हैं कि म्यू क्या है, बी क्या है, वो आप लोग देख लीजिए। फिर इसी प्रकार इसका रेनॉल्ड नंबर के लिए टेबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद करने के लिए कि पाइप फ्लो में कैसा होगा, ओपन चैनल में, ग्राउंड वाटर फ्लो में कैसा होगा। अगर लेमिनार है तो लेमिनार के लिए क्या वैल्यू आएगी, और टर्बुलेंट है तो उसके लिए क्या आएगी। तो जैसे लेमिनार है तो <2000 पाइप फ्लो के लिए, और ओपन चैनल के लिए <5, और ग्राउंड वाटर फ्लो के लिए <1। इस प्रकार से ये पूरी टेबल आपको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कोराइन मॉडल यूज। ये मॉडल कहाँ यूज होता है, तो ये मॉडल हमारा लैंड यूज लैंड कवर में यूज होता है इन्वायरमेंटल असेसमेंट के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरनमेंट। फिर इसी टाइप से ने फ्लो टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑल टाइप फ्लो लाइक स्टडी, नॉन स्टडी, लेमिनार, टर्बुलेंट पढ़ना है। तो हम स्टडी फ्लो क्या होता है, जिसकी वेलोसिटी, प्रेशर और डेप्थ ये टाइम के साथ में नहीं बदलते हैं, उसको हम लोग स्टडी फ्लो बोलते हैं। और अनस्टडी फ्लो में ये सब टाइम के साथ में बदलता रहता है। इसी प्रकार लेमिनार है और टर्बुलेंट है। बस अंतर ये है कि अगर हमको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एनालिसिस करना होता है तो हम स्टडी और अनस्टडी फ्लो देखते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट मोशन बात करनी हो कि मोशन कैसा है फ्लूइड का, तो हम लोग लेमिनार और टर्बुलेंट की बात करते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूफर। एक्यूफर की प्रॉपर्टी बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जिसमें जो मेन प्रॉपर्टी हैं जैसे पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ट्रांसमिबिलिटी, स्टोरेज कोफिशिएंट, इन 6 को पढ़ लेना है और इनके फार्मूला पढ़ना है, इनके यूज पढ़ना है, इनकी वैल्यू पढ़ना है कि पोरोसिटी की क्ले के लिए कितनी रेंज होती है, सैंड के लिए कितनी होती है, ये सब पढ़ना है। अगर हम 1 बाई 1 इनको डिस्क्राइब करते तो बहुत बड़ा हो जाता। फिर इसी प्रकार है हमारा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजर। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, एक लैबोरेटरी मेथड और एक फील्ड मेथड और एक एम्पिरिकल मेथड। तो हमारे पास लैबोरेटरी मेथड में 2 तरीका होते हैं, कांस्टेंट हेड पैरामीटर और फॉलिंग हेड पैरामीटर। ये सब हाइड्रोलिक में कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। इसी प्रकार फील्ड मेथड की अगर हम बात करें तो ट्रेसर मेथड, अगर होल मेथड, पंपिंग टेस्ट, लग टेस्ट, इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट, सिंगल वेल टेस्ट, डिस्टेंस ड्रा डाउन टेस्ट, एक्यूपर टेस्ट, वेल टेस्ट, गोल ऑफ वेल टेस्ट, ये सब हमारे टेस्ट काहे के लिए हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए।
फिर इसी प्रकार अगर हम लोग इम्पेरिकल अप्रोच की बात करें तो उसमें हमारे पास दो मेथड हैं, एस्टिमेशन फ्रॉम ग्रेन साइज और प्यूडो ट्रांसफर फंक्शन। फिर इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन स्पिलवे से भी था। तो स्पिलवे क्या होता है हमारा, स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी डैम या रिजर्वायर से अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से डाउन स्ट्रीम नीचे की ओर निकालने के लिए बनाया जाता है, ताकि डैम के ऊपर पानी का स्तर डिजाइन लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े और स्ट्रक्चर की सुरक्षा बनी रहे। स्पिलवे फ्लड डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है और ओवरटॉपिंग डैम के ऊपर अनकंट्रोल पानी बहना रोकता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है, फ्लड वाटर कंट्रोल, फ्लड वाटर डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, डैम सेफ्टी और एनर्जी डिसिपेशन। अब कितने प्रकार के स्पिलवे होते हैं, तो ओजी स्पिलवे को ही हम लोग ओवरफ्लो स्पिलवे बोलते हैं। इसका शेप जो होता है एस शेप होता है और इसमें वाटर फेयरली ओवरफ्लो करता है। मोस्टली कंक्रीट ग्रेविटी डैम में यूज होता है। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल डिज़ाइन लो कॉस्ट होता है और लिमिटेशन ये है कि साउंड रॉक फाउंडेशन पर ही पॉसिबल है। इसी प्रकार अगर हम सूत स्पिलवे देखेंगे ओपन चैनल स्पिलवे के लिए, तो ये हमारा वाटर को डैम से बाईपास करके एक ओपन चैनल में ले जाता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं और मोस्टली अर्थन या रॉकफिल डैम में यूज होता है। एडवांटेज, डैम से अलग होने के कारण अर्थन डैम सेफ रहता है। लिमिटेशन क्या है, लॉन्ग चैनल की ज़रूरत होती है। फिर इसी प्रकार साइड चैनल कब बनाते हैं, जब क्रेस्ट पैरेलल वाटर फ्लो करता है और फिर एक चैनल से डाइवर्ट करना होता है, तब हम साइड चैनल बनाते हैं। फिर अगर सॉफ्ट स्पिलवे की अगर हम बात करें तो ये भी कब बनाएंगे, तो वर्टिकल ड्रॉप सॉफ्ट स्पिलवे वेल माउंटेड ऑन मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे उपयोग तब होता है जब डैम साइड के पास नैरो वैली हो और जगह कम हो। फिर इसी प्रकार हमारे पास साइफन स्पिलवे है। तो साइफन स्पिलवे कब हम लोग बनाएंगे, तो साइफन एक्शन ऑटोमेटिकली शुरू और बंद हो जाता है। एडवांटेज, सेल्फ ऑपरेटिंग, कोई गेट की ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेशन, प्राइमिंग और एयर लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसी से आधारित क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। ऑन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पिलवे इज करेक्ट। तो इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ओजी स्पिलवे इज जनरली प्रोवाइडेड इन अर्थन डैम फॉर लो डिस्चार्ज कैपेसिटी। दूसरा ऑप्शन है सूट स्पिलवे इज ओपन चैनल टाइप स्पिलवे जनरली यूज्ड इन अर्थन डैम एंड रॉकफिल डैम। तीसरा है सॉफ्ट मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे इज सूटेबल ओनली फॉर वेरी वाइड रिवर विद सेलो डेप्थ। तीसरा है साइड चैनल्स स्पिलवे इज कंस्ट्रक्टेड एट द सेम एलिवेशन एज द डैम क्रेस्ट एंड यूजली फॉर डाइवर्जन। तो आप लोगों को अब बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट में कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन सॉइल प्रॉपर्टी। तो सॉइल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पिक्नोमीटर, कोर कटर, वाटर सिचुएशन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इरोजन से। तो यहाँ पे अब हमने इरोजन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने लायक होते हैं वो उसको हमने लिख दिया है। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन वो क्वेश्चन है। तो जैसे पहला है 94 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज इन इंडिया इज अफेक्टेड बाई वाटर इरोजन। वाटर इरोजन की वजह से 94 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारा अफेक्टेड है। बाकी अगर हम लोग इरोजन की बात करें तो आप लोग इरोजन के बारे में सब लोग जानते हैं कि इरोजन हमारा कई प्रकार का होता है, जिसमें एग्रीकल्चर वालों को हम लोगों को सिर्फ विंड इरोजन और वाटर इरोजन पढ़ना होता है। विंड के अंदर भी सरफेस सल्टेशन, सरफेस क्रीप सब होता है। अगर वाटर में हम लोग बात करें तो भाई रेनड्रॉप, सीट, रील, गली, ये सब पढ़ना होता है। वो आप अपने आप विस्तार पूर्वक से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने के मतलब संभावनाएं बनती हैं। फिर इसी प्रकार है कि अबाउट 1 mm ऑफ टॉप सॉइल इज बीइंग लॉस्ट ईच ईयर। हर साल 1 mm टॉप सॉइल
ख़राब हो जाती है। अगर इसी को हम लोग टन में बात करेंगे तो 5.3 बिलियन टन हो जाती है। फिर है द रेट ऑफ सोइल लॉस 16.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ये क्वेश्चन आता भी है कि पर हेक्टेयर पर ईयर कितना सोइल लॉस होता है, तो ये हमारा 16.4 टन पर हेक्टेयर होता है। अगर इरोजन से हम बात करें तो हमारा इरोजन वाटर की वजह से कितना होता है, तो 2/3 और विंड से 1/3 होता है। इसी प्रकार अगर हमारा मान लो 100% टोटल इरोजन हो रहा है तो वो उसका क्या क्या कोई कंडीशन है, कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे रुकेगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं 29% जो इरोडेड सोइल इज परमानेंटली 29% इरोडेड सोइल इज परमानेंटली लॉस टू द सी। हमारा अगर मान लो 100% इरोजन हुआ, उसमें से 29% हमारा परमानेंट लॉस हो जाएगा जो कि समुद्र में चला जाता है, वाइल उसमें से बचा हुआ 61% सिंपली ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और रिमेनिंग 10% रिजर्वायर में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब 100% अगर इरोजन हुआ सपोज डेट कोई एरिया से मान लेते हैं, तो उसमें से हमारा 29% समुद्र में बहाव रनाप के थ्रू चला जाएगा, और 61% जो हमारी मिट्टी होगी वो रनाप होके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाएगी, और 10% हमारे सिल्टेशन के रूप में रिजर्वायर में जाके जमा हो जाएगी। इसी प्रकार है सोइल पार्टिकल, यहाँ पे है सोइल पार्टिकल इज प्लेस्ड अप टू हाइट 50 से 75 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ रेन ड्रॉप एट द सेम टाइम। द सोइल पार्टिकल आल्सो मूव हॉरिजॉन्टल और लेटरल एज मच 1.5 मीटर ऑन लेवल सरफेस। ये क्वेश्चन स्प्लेश इरोजन का है। स्प्लेश इरोजन या रेन ड्रॉप इरोजन, उसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगर कोई बारिश हो रही है और बारिश जैसे ही टकराई सरफेस से, तो उसकी वजह से हमारी जो रेन मतलब मिट्टी उखड़ेगी वो कितनी हाइट तक ऊपर में उखड़ के जाएगी। तो जैसे उखड़ के ऊपर में जो उछलेगी मिट्टी, वो हमारी मान लो 50 से 75 मानी जाती है, जिसमें हम एवरेजन 60 सेंटीमीटर मानते हैं हाइट ऊपर को उखड़ना। अब यही अगर हम बात करें कि मिट्टी लेटरली या हॉरिजॉन्टल कितनी दूर उछल के जाएगी, तो वो हम लोग 1.5 मीटर तक कंसीडर करते हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्प्लेश इरोजन को ही रेन ड्रॉप इरोजन बोलते हैं, सीट इरोजन को ही इंटर रिल इरोजन बोलते हैं, रिल इरोजन को ही माइक्रो चैनल इरोजन बोलते हैं, गली इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन हो गया। फिर नेक्स्ट है इरोडेबिलिटी इज़ द डायनेमिक इवेंट। हमारी जो इरोडेबिलिटी होती है वो किस प्रकार का इवेंट है, तो वो डायनेमिक इवेंट है, डायनेमिक इवेंट। फिर नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव फ्लो इन इरोजन। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव इरोजन कहाँ होगा, तो वो टर्बुलेंट में होगा। फिर इसी प्रकार है सैंडी। अगर सैंडी सोइल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोर डिटेचमेंट सोइल पार्टिकल एंड लेस ट्रांसपोर्ट। और अगर क्ले सोइल होगी तो लेस डिटेचमेंट सोइल पार्टिकल एंड मोर ट्रांसपोर्ट। अगर सिल्ट लोम होगी तो मॉडरेट डिटेचमेंट एंड मॉडरेट ट्रांसपोर्ट। अगर यही सोइल इरोजन इज हाईएस्ट इन कल्टिवेटेड लैंड। अब सोइल इरोजन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो कल्टिवेटेड लैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसी का पॉइंट है, इफ 4 टाइम इंक्रीज इन स्लोप। अगर हम 4 गुना स्लोप बढ़ा दें तो जो हमारी वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी, विद वाइल डबल द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ फ्लो, और डबल द वेलोसिटी कैन इंक्रीज द इरोजिव पावर 4 टाइम एंड कैरिंग कैपेसिटी 32 टाइम। मतलब ये है कि अगर हमने 4 गुना स्लोप बढ़ाया, उसकी वजह से हमारी जो वेलोसिटी होगी वो 2 गुनी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी 2 गुनी बढ़ गई तो जो हमारा इरोजिव पावर है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। जब इरोजिव पावर 4 गुना बढ़ेगा तो जो उसकी वजह से जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है वो 32 गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार है द फैन टाइप वाटर सेड यील्ड हायर पीक रन अप एज कंपेयर टू फर्न लीफ टाइप वाटर सेड।
मतलब अगर हम इरोजन के टर्म में देखें तो हमारा फेन टाइप वाटर शेड में ही सबसे ज़्यादा इरोजन होगा और लीफ टाइप इरोजन वाटर शेड में कम होगा। इसी प्रकार अगर हम रन ऑफ जनरेशन की बात करें तो वो भी हमारा फेन टाइप में ज़्यादा रन ऑफ जल्दी क्रिएट होगा और पीक डिस्चार्ज बनाएगा, हाइड्रोग्राफ बनाएगा, बल्कि फर्न लीफ फ्लेटर बनाएगा, उतना पीक डिस्चार्ज नहीं होगा इसका। फिर इसी प्रकार है द ऑर्डर ऑफ सोइल इरोजन विद रिस्पेक्ट टू स्लोप शेप इज, इसका ऑर्डर क्या होता है तो कन्वेक्स, कॉम्प्लेक्स और कनकेव ऑर्डर होता है। फिर है द शेप ऑफ रेनड्रॉप स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो हमारा रेनड्रॉप स्फेरिकल होता है वो किस कारण होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। फिर नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप इज 256 टाइम ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी रन ऑफ ओवर द ग्राउंड वाटर सरफेस। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी रेनफॉल गिरती है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे मान लो अगर 10 है उसमें काइनेटिक एनर्जी एक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 है जो रेनफॉल गिर रही है, और उसी के कंपैरिजन में जो रन ऑफ होके पानी बह रहा है सरफेस पे, अगर हम उस पानी की अगर काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे तो गिरने वाले पानी से ने 256 टाइम ज़्यादा अधिक उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये बताना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है द साइज ऑफ रेन ड्रॉप कलेक्टेड बाई, अगर हमको साइज पता करना है कि रेन ड्रॉप का किस प्रकार का है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है तो फ्लोर पैलेट मेथड होता है। फिर अगर हम बात करें कि सॉइल इरोजन के फादर कौन है तो H.H. बेनेट फादर हैं हमारे सॉइल इरोजन के। फिर अगर हम देखें कि पैथोजेनिक इरोजन क्या होता है तो पैथोजेनिक इरोजन इज द डिस्ट्रैक्शन ऑफ सॉइल कॉज्ड बाई प्लांट रूट सिस्टम, जो हम पेड़ पौधे उखाड़ते हैं उनको उखाड़ने की वजह से जो मिट्टी खराब होती है वो हमारा पैथोजेनिक इरोजन में आती है। फिर इसी प्रकार है हमारा जियोजेनिक इरोजन, ये हमारा एनिमल की वजह से होता है। एंथ्रोपोजेनिक इरोजन ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, और ऑर्गेनिक इरोजन ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। इसी प्रकार ग्लेशियर है, ग्लेशियर बर्फ़ की वजह से होता है। फिर है हार्मलेस इरोजन, नॉर्मल इरोजन, द रेट ऑफ इरोजन, हार्मलेस और नॉर्मल इरोजन का रेट पूछ लेता है कभी कभार, तो 0.05 mm से 0.5 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर होता है, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है, ये कोई नुकसानदायक नहीं है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास ये 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया में से कोई 98 या 10 पैसा 5 पैसा मांग ले तो हमको क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर उसी प्रकार एक कंपनसेशन इरोजन, कंपनसेशन इरोजन क्या होता है, सोइल डिग्रेडेशन बराबर सोइल फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल हो जाएगा रिवर। फिर है हमारा परमिसिएबल इरोजन, टॉलरेंस इरोजन, परमिसिएबल या टॉलरेंस इरोजन सेम हमारा हार्मलेस इरोजन जैसा है जिसको हम लोग वेयर कर सकते हैं। जैसे दिस टाइप्स ऑफ इरोजन सोइल टॉलरेंस इरोजन विदाउट एनी लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी, मतलब हम लोग खेती करते हैं तो खेती में हल चलाते हैं, उस एक प्रकार से नहीं, वो भी तो मिट्टी को उखाड़ रहे हैं ना, लेकिन वो हमारा इरोजन में कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमारा टॉलरेंस इरोजन है या परमिसिएबल इरोजन है। इसी प्रकार ये वैल्यू याद कर लीजिए टेबल में है कि कब हम इरोजन को वीक इरोजन बोलेंगे, मीडियम इरोजन कब बोलेंगे, सीवर इरोजन कब बोलेंगे, सीरियस इरोजन कब बोलेंगे। तो ये अगर वैल्यू है, अगर वीक इरोजन होगा तो 0.05 से 0.5, मतलब याद कर लीजिए टेबल में देख के, ऐसे हम बोलेंगे तो याद नहीं होंगी। ये हमारी बताएंगे कि कब कैसा इरोजन है तो उसको हम क्या बोलें। फिर इसी प्रकार है हमारा वाटर वे, वाटर वे क्या होते हैं तो वाटर वे आर द पासेस प्रोवाइड द सेफ्टी कनकेव वाटर स्पेशली सरप्लस वाटर थ्रो और अराउंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम वियर एंड कैनाल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द स्ट्रक्चर और इरोजन टू इट्स फाउंडेशन। और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 प्रकार के होते हैं।
जिनकी वाटर वे की वेलोसिटी भी पूछ लेता है कभी कभी। तो वाटर वे की वेलोसिटी क्या होता है, अगर हमारा अर्थन चैनल टाइप का वाटर वे है तो उसकी जो हमारी वेलोसिटी होगी वो 0.6 से 1.2 मीटर होगी। अब इसी प्रकार अगर हमारे पास कंक्रीट का चैनल है तो उसमें उसका फ्लो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 से 6 मीटर पर सेकंड फ्लो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। और साइड स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो अर्थन चैनल के लिए हमारा 1:5 से 1.5 से 2:1 तक होता है, और लाइन कैनाल में 1:1 होता है। और क्रॉस सेक्शन इसका कैसा होगा, तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रापेजोइडल भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। अब यही अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप क्या होगा स्पिलवे से, वाटर वे और स्पिलवे अलग कैसे हैं, तो समझिए स्पिलवे एक विशेष प्रकार का कंट्रोल और अनकंट्रोल आर्टिफिशियल वाटर वे है जो कि डैम के एक्सेस वाटर को सेफली डाउन स्ट्रीम पहुँचाने के लिए बनाए जाते हैं। सभी स्पिलवे वाटर वे होते हैं लेकिन सभी वाटर वे स्पिलवे नहीं होते, जैसे कैनाल स्केपेस भी वाटर वे हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाटर वे इज करेक्ट। तो देख लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दे आर प्रोवाइड ओनली इन कैनाल टू इंक्रीज वेलोसिटी। बी ऑप्शन है दे आर यूज टू सेफली पास सरप्लस वाटर विदाउट डैमेज द स्ट्रक्चर। सी ऑप्शन है दे आर ऑलवेज लाइंड विथ कंक्रीट। डी ऑप्शन है दे आर ओनली नेचुरल स्ट्रीम एंड कैन नॉट बी मैन मेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रेशर ऑन स्प्रिंकलर नोजल। प्रेशर पूछा गया था, तो प्रेशर की हमारी जो यूनिट होती हैं वो केजी पर सेंटीमीटर बार या किलोपास्कल में नापी जाती हैं। और अगर हम लो प्रेशर के लिए बात करें तो 1 से 2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीडियम प्रेशर के लिए हम बात करें तो 2 से 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हाई प्रेशर की बात करें तो 3.5 से भी ज़्यादा होता है। और दो ये सामान्य प्रकार के स्प्रिंकलर जो होगा उसका 2 से 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 200 से 3 किलोपास्कल भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर रेन गन के लिए हम बात करें तो जो हमारी रेन गन होती है वो 5 से 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है। फिर सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जैसे प्रेशर स्प्रिंकलर का जान गए, उसी प्रकार ड्रिप का भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेशर और डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो अगर लो मीटर रहेगा तो उसका जो डिस्चार्ज होगा वो 0.8 मीटर, मीडियम के लिए 2 से 5 मीटर और 8 से 15 मीटर हाई के लिए। ये हो गया हमारा प्रेशर। इसी प्रकार अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो लो के लिए 4 लीटर पर आवर, 4 से 10 लीटर पर आवर और ग्रेटर देन 15 लीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एंगल ऑफ रिपोज फॉर सोइल लाइक क्ले सोम सैंड। मतलब अलग अलग प्रकार की सोइल के लिए एंगल ऑफ रिपोज पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्ले सोइल के लिए 25 से 30, लोम सोइल के लिए हमारा 30 से 35 और सैंडी सोइल के लिए हमारा 30 से 50 होता है। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा द टिपिकल एंगल ऑफ रिपोज फॉर सैंडी सोइल इज। कितना होगा सैंडी सोइल के लिए, तो सैंडी सोइल के लिए 30 से 35, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से है हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ चैनल लाइक सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर एंड ट्रेपोजोडियल। हाइड्रोलिक रेडियस आर इज द रेशियो ऑफ फ्लो एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक रेडियस हमारा क्या होता है, आर इजकल टू A/P। और इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो माइनिंग फार्मूला में वेलोसिटी निकालने के लिए हमको आर की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हमारा आर होता है ये हर चैनल के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग
इसका देखेंगे कि किस चैनल के लिए कौन सा आर आएगा। तो देखिए हम जो हमारे मेन चैनल है रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजोइडल और सर्कुलर, उसके लिए हमने आर का फार्मूला लिख रखा है, जिसको ज़रूरत है अपना याद कर ले लिख लिख के। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोइल मॉइस्चर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहला हमारा TDR है। तो TDR हमारा कहाँ काम करता है, तो सोइल के डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को माप कर मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सोइल पोर में भेजता है और रिटर्न सिग्नल का टाइम डिले नमी पर निर्भर करता है। ये इस सिद्धांत पे काम करता है। इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो बैलोमेट्रिक वाटर कांस्टेंट 1 से कम ज़्यादा होती है और इसकी यूनिट बैलोमेट्रिक वाटर कांस्टेंट में होती है। और इसका लिमिटेशन या यूज क्या है, या नॉन डिस्ट्रक्टिव बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बहुत महंगा और इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव है। मतलब एक्यूरेसी तो इसकी बढ़िया है, बहुत एक्यूरेट है, लेकिन ये साथ में महंगा भी है। फिर इसी प्रकार टेंसियोमीटर, तो हमारा टेंसियोमीटर क्या है कि सोइल वाटर टेंशन को और मैटिक पोटेंशियल को मापता है। फील्ड वाटर फील्ड ट्यूब और पोर्स कप सोइल में डाली जाती है। निगेटिव प्रेशर वैक्यूम गेज को पढ़ता है और जिसका यूनिट होता है किलो पास्कल और बार। और ये कहाँ तक काम करता है, तो 0 से 85 किलो पास्कल तक। अगर बार में बात करें तो 0.85 बार तक ये हमारा काम करता है। इसके लिए हमारी लो टेंशन सोइल जैसे सैंडी लोम अच्छी सोइल मानी जाती है और ये ड्राई सोइल में काम नहीं करता, या फिर प्रेशर अगर 85 किलो पास्कल से ज़्यादा होगा तब भी ये टेंसियोमीटर काम नहीं कर पाएगा। फिर इसी प्रकार हमारा FDR है, फ्रिक्वेंसी डोमिनो रिफ्लेक्टोमीटर। ये हमारा सोइल डी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अल्टरनेटिव करंट फ्रिक्वेंसी में मापता है। सोइल मॉइस्चर चेंज के साथ कैपेसिटाइन बदलती है, उसके आधार पे हमको मॉइस्चर कंटेंट बताता है। इसकी भी यूनिट वैल्यूमेट्रिक में होती है और ये TDR से सस्ता होता है, पोर्टेबल है, हाई सैलिनिटी सोइल में एरर आता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सैलिनिटी सोइल है तो वहाँ ये एरर देगा। फिर इसी प्रकार हमारा जिप्सम ब्लॉक है। जिप्सम ब्लॉक हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो जिप्सम ब्लॉक में हम लोग इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मॉइस्चर के साथ बदलता है। ड्राई होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और वेट होने लगता है। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो किलो पास्कल में ही होती हैं। ये 0.1 बार तक काम करता है या फिर 100 पास्कल तक। सस्ता, ड्रेनेबल और स्लो रिस्पॉन्स होता है। ब्लैक सोइल को सोइल में इक्विलिब्रियम होने में समय लगता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप स्पीड से था, जिसका न्यूमेरिकल था। फिर नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ग्रेवल पैक। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होती है, यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। क्योंकि हम अब देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें काम करने के लिए हमें काम करने होते हैं जैसे सोइल क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग बनाना, फिल्टर एंड ड्रेनेज का काम करना। यह काम करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सोइल पार्टिकल के डायामीटर के एनालिसिस, जिसको हम एनालिसिस करने के लिए हमारे पास सीब एनालिसिस और हाइड्रोमीटर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सीब एनालिसिस में भी 3 विधि होती हैं। तो हमारी सबसे पहले है हाइड्रोमीटर एनालिसिस। हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम तब यूज करते हैं जब हमें पता करना होता है कि विस्कस फ्लूइड में डस्ट और सोइल पार्टिकल किस साइज के सेटल हैं फ्लूइड में, और यह सब ज्ञात करने की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें स्टोक ला टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है।
मतलब पहली बात यह है कि हमको हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस कब ज़रूरत पड़ती है, तो हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस हमको तब ज़रूरत पड़ती है जब हमको स्टोक लॉ में टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी होती है तब। और हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि फ्लूइड में कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ है कि नहीं है, अगर है तो उसका क्या डाया है, उस कंडीशन में हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस यूज करते हैं। और हम इसको सॉइल पार्टिकल के डायमीटर को एनालिसिस करने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन तब यूज करेंगे जब इस सॉइल पार्टिकल के डायमीटर की साइज 0.075 mm से कम हो। मतलब हम हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस को दो जगह यूज करते हैं, एक तो फ्लूइड में पार्टिकल डाया पता करने के लिए, और एक सॉइल में जब सॉइल के डाया का साइज 0.075 mm से कम हो तब। लेकिन एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हाइड्रोमीटर और हाइड्रोमीटर एनालिसिस। हाइड्रोमीटर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज मेजरमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं, और इसको हाइड्रोमीटर एनालिसिस ये इस काम के लिए भी यूज करते हैं। फिर इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे सीब एनालिसिस। सीब एनालिसिस करने के लिए हमने जैसा कि बताया कि हमको 3 मेथड और चाहिए होते हैं। कौन कौन है? यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, और सॉर्टिंग कोफिशिएंट। इन तीनों की सहायता से हम सॉइल के पार्टिकल की एनालिसिस करते हैं। क्या होता है? तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट में क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेरिएशन इन ग्रेन साइज और ग्रेनुलर मटेरियल। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग पार्टिकल डायमीटर फ्रॉम सीब एनालिसिस। ये हमको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या बताता है कि ग्रेन साइज में जो वेरिएशन है उसका रेशियो दिखाता है। तो वो हमारा क्या होता है? CU मतलब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट D60/D10। D60 क्या होता है? पार्टिकल डायमीटर एट विच 60% ऑफ द सैंपल पासेस बाई वेट। इसी प्रकार D10 क्या हो जाएगा? पार्टिकल डायमीटर एट विच 10% ऑफ द सैंपल पास बाई वेट। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये जो हमेशा लिखा रहता है D60, D10, D50, D30, D5, कहीं 15, कहीं 20, इसका मतलब क्या होता है? अगर ऐसे याद करने बैठोगे तो ज़िंदगी भर याद ही ना होगा, क्योंकि ये तो कहीं पर कुछ भी ना लिख देगा, D15, D50, D35। तो इसका मेन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये हमारी पहली अभी आप देख रहे हैं सीब। इस सीप में हम एक मान लो मट्टी भरे, तो इस मट्टी से ने जितने % नीचे चली गई, हम उतने ही उसका वैल्यू D में प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे अगर आप हमारी 2 नंबर की सीप देख रहे होंगे जिसमें हमने लिखा है 60%, तो अगर हम यहाँ पे 100% मतलब 100% कोई मिट्टी डाले जिसमें से 60% पास हो गई इस वाली सीप से, तो हम इसको लिख देंगे D60। ठीक ना? इस प्रकार से हम लिखते हैं। और इसी में एक होता है रिटेन। तो रिटेन मतलब बचा हुआ। जैसे यहाँ से ने भाई 60% तो पास हो गई, 40% बच भी तो गई, तो उसी को हम लिख देंगे D60 ब्रैकेट में 40% रिटेन्ड मटेरियल। जैसे यहाँ पर सब पे देख रहे होंगे 5% फाइन मटेरियल एंड 95% रिटेन मटेरियल। मतलब जो D5 हमारा है, इसके जो नंबर की हमारी सीब होगी जिस सीब से ने ये छाना गया है, उसने सिर्फ 5% को ही फाइन मटेरियल को छाना, बाकी 5% वो छन्नी में ही रह गया। जैसे हम लोग आटा छानते हैं तो चुकरा छन्नी में ही रह जाता है, तो जो चुकरा रह जाता है उसी को हम लोग रिटेन बोलते हैं। अब वो चुकरा जो छन्नी में रह गया मतलब आटा छानने के बाद, और जो आटा छना उस सबको मिलाएं तो टोटल 100% होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट निकालते कैसे। तो मान के चलो हमारे पास सोइल है 1 kg, और उसको हम 100% में बदलते हैं। तो हमने यहाँ से ने उसको 1 किलो मट्टी को इस पहली वाली छन्नी में रखा, और इसी तरह ऊपर छन्नी हमारे पास कितनी है? 8 छन्नी लगी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ से ने 8 छन्नी है ऊपर से नीचे तक। अब हम इस वाली छन्नी में हम 1 किलो सोइल रखेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कौन नंबर की छन्नी आएगी जिससे हमारा 60% सोइल पास हो जाए।
तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे 2 नंबर की छन्नी है, जिसके छन्नी का मतलब जो छन्नी के अंदर जो मेस लगी हुई है, ये जाली, उसका जो डाया है, उस मेस के अंदर का डाया, उसका डाया कितना है 4.75 mm। इस वाले छन्नी से हमारा 60% मटेरियल पास हो गया, बाकी 40% मटेरियल यहीं रह गया। उसके बाद और हम आगे चले तो हम देखें कि 5 नंबर की छन्नी जो थी उससे हमारा 10% फाइन पार्टिकल पास हो गया, बाकी का ऊपरी रह गया। तो अब इसीलिए ये हमारा ये जो 5 नंबर छन्नी है, इससे हमारा 100% था ना, 100% में से 10% ही मतलब छाना, मतलब 100 ग्राम सिर्फ मिट्टी नीचे गिरने दिया, बाकी 900 ग्राम मिट्टी अपने पास इसी वाली छन्नी पे रुक गई। तो यहीं पर ये आ गया 10%। इसीलिए ये लिखा होता है कि 10% फाइनर, 90% कोर्सर। मतलब जितना छन के नीचे चले जाएगा उतना फाइनर, जितना बच जाएगा वो कोर्सर में आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ से क्या मिला कि हमको कोई एक आदमी इंसान ने कहा कि ये लो जाओ 1 किलो सोइल और इसको हमको बताओ कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितनी है। तो हम वो 1 किलो सोइल लाए। हमारे पास ये 7-8 प्रकार की छन्नी थी, जिनको हम तरा ऊपर रखे, ऊपर वाली छन्नी से न मिट्टी गिराना स्टार्ट किए। तो हम देखे कि जो हमारी 2 नंबर की छन्नी है उससे 60% मिट्टी छन गई, और जो 5 नंबर की छन्नी है उससे हमारी 10% मिट्टी छनी। अब हम क्या करेंगे, तो हम 2 नंबर का जो सीब का डायामीटर है उसका हमने देखा कि 4.75 मीटर है, जिसको हमने D60 लिखा। और 5 नंबर का जो सीब है मतलब छन्नी हमारा, उसका डाया हम देख रहे हैं 600 माइक्रो मिलीमीटर है। तो इसको अगर हम mm में बदलेंगे तो 0.6 mm हो जाएगा। अब हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है D60/D10। तो हम इसको रख देंगे। इसका डायमीटर कितना निकला छन्नी का, जिससे हमारा इतना पास हुआ 4.75 और ये 0.67। तो इस प्रकार से ने जब पास किया गया तो हमारा जो ये वैल्यू आई 7.9, ये हमारी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। तो अब हम देखेंगे कंडीशन। तो हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं। अगर यूनिफॉर्मिटी की कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आएगी तो लगभग हम फाइन मानेंगे, तो अगर 1 से कम आएगी तो हम बिल्कुल फाइन मानेंगे, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। 1 से कम कभी आ नहीं सकती, लेकिन लिखा है किताबों में। फिर इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 2 से 3 है तो हम समझ लेंगे कि ग्रेन मटेरियल है, वो बिल्कुल मतलब फाइन नहीं है। अगर हम माने कि 4 से भी ज़्यादा आया तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल है। हमारी वैल्यू कितनी आई 7.9। तो इसका मतलब हमारी जो हमको 1 किलो मिट्टी दी गई, जिसका हमसे यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट पूछा गया, वो हमारी किस प्रकार की थी, नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल। अब इसके बाद 2 कंडीशन और आ जाती हैं कि अगर यूनिफॉर्मिटी की कोफिशिएंट की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो हमको नो ग्रेवल पैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 से कम होगी तो हमें ग्रेवल पैकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ग्रेवल पैकिंग का लफड़ा अलग है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद अभी हम जैसे हम लोग बोले कि हमको 3 मेथड है, तो हमने यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब कोफिशिएंट कर्वेचर हमको क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, जब हमको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट पढ़ लिए थे तो, क्योंकि जो हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है वो हमको ये बताता है कि वाई वेट सोइल कितने % किस सीब से पास हो रही है। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमको ये बताएगा कि इट इज़ द शेप पैरामीटर एंड कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग क्वेश्चन। उस जो सोइल को हम लोग छाने या उसके सोइल जो पार्टिकल है, सोइल पार्टिकल, उसका शेप कैसा है, उसको निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का यूज करते हैं, जिसका फार्मूला है D30 का स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। इस फार्मूला से हम निकालेंगे तो हमको सोइल पार्टिकल के डाया का शेप पता लग जाएगा कि वो ओवल है कि सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि किस प्रकार का है। इससे हमको शेप उसका पता लगेगा। फिर ये हमारी CC वैल्यू जो मतलब कोफिशिएंट कर्वेचर की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में आएगी तो ये वेल ग्रेडेड के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि सॉर्टिंग कोफिशिएंट। अब सॉर्टिंग कोफिशिएंट क्या है कि ये हमको क्या बताएगा, तो ये हमको बताएगा कि सोइल पार्टिकल का साइज कैसा है।
द sorting coefficient measure how well the particle in a soil और sediment sampler are sorted by size। ठीक, ये हमको साइज बताएगा, वो शेप बताया, और उसके ऊपर कोफिशिएंट जो सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट था वो हमको बाई वेट मास बता रहा था। अब इसको सॉर्टिंग कोफिशिएंट निकालने के हमारे पास दो फार्मूला होते हैं, एक √D75/D25 और दूसरा फार्मूला होता है सॉर्टिंग कोफिशिएंट का D84/D16। जो उनसे फार्मूला में आपको सूटेबल समझ में आए उसको यूज करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसकी भी कुछ कंडीशन है। सॉर्टिंग कोफिशिएंट की वैल्यू अगर लेस देन 2 हुई तो वेल स्टोर्ड यूनिफॉर्म माना जाएगा, अगर ग्रेटर हुई तो वाइड रेंज मतलब पुअरली स्टोर्ड माना जाएगा। अब इसी प्रकार अब हम लोग बात करेंगे कि डिजाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रेवल पेक के लिए क्या होती हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। द रेशियो ऑफ मीन ग्रेन साइज ऑफ द ग्रेवल पेक एंड मीन ग्रेन साइज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्यूपर इज डिटरमाइन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ग्रेवल पेक एंड इज कॉल्ड ग्रेवल पेक रेशियो और पेक एक्यूपर रेशियो। अब जो ये तो डिफिनेशन हो गई, और जो ये मतलब बताया जा रहा है ये कौन बताया है, ये जो हमारे मतलब जो लोग खूब एक्सपर्ट थे इस सब्जेक्ट के, जो ज्ञाता जिनको कहा जाता है, बुद्धिजीवी लोग, वो लोग ये हमको बताए ऐसा हो रहा है। तो जिन्होंने हमको ये फार्मूला दिया कि 50% साइज ऑफ ग्रेवल पेक और 50% साइज ऑफ एक्यूपर, इस प्रकार से हमको ये निकालना है। और जिसमें इन्होंने हमको दो कंडीशन बताई, एक तो यूनिफॉर्म के लिए और एक ग्रेडेड के लिए। यूनिफॉर्म के लिए तब बताए जब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 2 है, तो इनके हिसाब से ने जो हमारी एक्यूपर की रेस मतलब ग्रेवल पेक की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। और जब ग्रेडेड एक्यूपर होगा तो जो हमारी रेशियो आएगा, जब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 2 से ज़्यादा होगा तो वो 6 आएगा। ये बात कौन बताया, जो हमारे एक्सपर्ट लोग थे इस सब्जेक्ट के, महान बुद्धिजीवी लोग। फिर जब ये लोग अपना दे दिए, लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई। इसके बाद फिर आ गए हमारे संस्था वाले लोग, इंडिया के जो हमारे और संस्था चला रहे थे या जो इस सब्जेक्ट में और अपने आप को महान समझ रहे थे, वो लोग कौन थे, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन बोर्ड एंड पावर, ये लोग आगे। अब ये लोग कहे नहीं नहीं तुम जो बताए हो वो उतना सही नहीं है, जितना हम बताएंगे वो ज़्यादा सही होगा। तो ये भी आए और ये भी दो कंडीशन बताए। ये बताए यूनिफॉर्म एक्यूपर के लिए, ये भी सेम बताए, जब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 2 होगा तब इन्होंने बताया कि पीक एक्यूपर रेशियो 9 से 12.5 जाएगा। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्यूपर के लिए। फिर दूसरा कंडीशन इन्होंने ग्रेडेड एक्यूपर के लिए बताई, जब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 2 से ज़्यादा होगा तब ग्रेवल पेक रेशियो की वैल्यू 12 से 15 15.5 तक जाएगी। ये हमको कौन बताया, ये हमको बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन ने। उसके पहले वाली जो ये यूनिट थी 4 और 6, ये हमको कौन बताया, ये हमको बताया एक्सपर्ट जो महान लोग थे इस सब्जेक्ट के। फिर इसी प्रकार और आगे जब हम चले तो देखे कि अमेरिका वाले देखे कि इंडिया वाले तो आगे निकले जा रहे हैं, तो वो अपना भी एक रिसर्च ले आए। तो वो लोग क्या कहे, उनके हिसाब से ने अब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू USBR का है, यूएस ब्यूरो ऑफ रिकमेंडेशन गिवन इन्वेलप मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये अपनी अलग से क्राइटेरिया दे दिए। क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये यूनिफॉर्म एक्यूपर के लिए जब लाए, जब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 2 होगा तो उसके लिए इन्होंने एक वैल्यू बताई 5 से 10। और अगर फिर उसी में कुछ चेंजेस कर दिए क्वेश्चन में, 15% फाइनर, 15% नीचे में भी फाइनर बेस फिल्टर, उसके लिए ये 5 वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये माने ही नहीं अमेरिका वाले। इन्होंने कहा कि हम एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देंगे, तुम हमसे टक्कर ले रहे हो। तो ये 2 क्वेश्चन दे दिए एक ही कंडीशन में। इसी प्रकार फिर ग्रेडेड के लिए, तो ग्रेडेड में भी इन्होंने 2 क्वेश्चन दी और वैल्यू बताई 12 से 58 और 12 से 40।
उसके बाद इनसे इतने में भी रहाइश नहीं आई, मतलब इनको नहीं अच्छा लगा, तो ये और इनके कोई एक वैज्ञानिक या कोई इनके डिपार्टमेंट क्या है जो कि यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थे, जिन्होंने 1960 में फिर से आए और जिन्होंने कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म एक्यूफर के लिए जो पीक रेशियो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 9.5 होगी, और जो ग्रेडेड के लिए होगा उसकी वैल्यू होगी 13.5। तो जनरली हम सब लोग इन्हीं को अभी मान भी रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन हमको तुमको परेशान करने के लिए ये 4 आदमी आए, 4 लोग आए जो कि अपनी अपनी रणनीति बताए। एक तो वो लोग जो एक्सपर्ट थे इस सब्जेक्ट के, तो वो लोग अपनी अलग कंडीशन दिए, तो वो लोग बोले 4 और 6 वैल्यू। फिर उसके बाद इरिगेशन वाले आए, तो इरिगेशन वाले उन्होंने लोगों ने बताया कि नहीं, 9 और 12 होना चाहिए यूनिफॉर्म के लिए, और ग्रेडेड के लिए 12 से 15। फिर इसी प्रकार जब अमेरिका वाले आ गए, यूएसए वाले, तो इन्होंने एक ही क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दे दी, 5 से 10, 5 इधर 12 से 58, 12 से 40। फिर इनको उतने में भी जब नहीं रहा गया तो फिर इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने ये क्वेश्चन दी, 9 से 5 और 13 से 15। ये सब 4 लोग आदमी थे, 4 लोग अपने अपने अलग अलग मतभेद दिए, उसके हिसाब से ने ये ग्रेवल पैक के लिए एक क्वेश्चन बनाई गई, उसकी वैल्यू पूछी गई कि कब एक्यूफर यूनिफॉर्म होगा, कब ग्रेडेड होगा। लेकिन इन सब की कहानी में हमारा आपका बड़ा समस्या है कि कब कौन सी वाली वैल्यू टिक करता है, साला हमेशा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू माननी है। जब यूनिफॉर्म ग्रेबल होगा तब हमको 9.5 टिक करना है, अगर ग्रेडेड पूछेगा तो 12-13 जो भी दिया होगा वो टिक कर देना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ लीकेज फैक्टर। व्हाट इज द लीकेज फैक्टर? तो अब लीकेज फैक्टर क्या होता है? ये हमारा भूजल हाइड्रोलिक में लीकेज फैक्टर यह बताता है कि किसी सेमी प्रीवियस परत से पानी किस सेमी प्रीवियस कन्फाइंड एक्यूफर में किस हद तक रिसेगा। इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम लोग लीकेज फैक्टर का यूज करते हैं। और लीकेज फैक्टर लिखने की क्वेश्चन बी इजकल टू अंडर रूट के बी सी बराबर टी सी अंडर रूट में ये टी के बी अंडर रूट में टी इंटू के बी, ये सब क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन छपे मिल जाए तो समझ लेना लीकेज फैक्टर है, उसी को टिक कर देना। और ये इनके वो हैं कि यूनिट कौन की इसमें होती है। अब मेन बात यह है कि जो हायर वैल्यू ऑफ लीकेज फैक्टर रिप्रेजेंट करती है ग्रेटर रेजिस्टेंस सेमी प्रीवियस स्टार्टर में, और इसको डिटरमाइन काहे से किया जाता है? तो पंपिंग टेस्ट से डिटरमाइन किया जाता है। और लीकेज फैक्टर प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये प्रॉपर्टी है सेमी कन्फाइंड एक्यूफर की। फिर इसी प्रकार न्यूमेरिकल था साल्ट बैलेंस चैप्टर पे। फिर इसी प्रकार ये डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन और मोल ड्रेन हमेशा पूछता है, तो इसका हमने किस्सा ही ख़त्म कर दिया। टाइल ड्रेन का होता है, मोल ड्रेन का होता है, सबका एक टेबल बना दिए हैं, इसको आपको याद कर लेना है। टाइल ड्रेन के लिए सैंडी लोम के लिए लोम सबसे अच्छी होती है। क्या लिखा है? टाइल ड्रेनेज, स्पेलिंग गलत लिखी है ड्रेनेज की, ड्रेनेज। टाइल ड्रेन के लिए सैंडी लोम या लोम सबसे अच्छी मिट्टी है और पानी आसानी से निकलता है। टाइल ड्रेन के लिए मतलब सैंडी लोम सबसे अच्छी सोइल है, ये बताना चाह रहे हैं। तो इस टेबल से ने आपको ये पता लग जाएगा कि क्ले सोइल या क्ले लोम सोइल या लोम सोइल या सैंडी सोइल या फाइन सोइल या कोर्सर सोइल किस प्रकार की सोइल है, तो उसकी परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके उस सोइल के लिए सोइल का स्लोप कैसा होना चाहिए, उसका स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ड्रेन के डेप्थ मतलब गहराई कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए टाइल ड्रेन में, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, और किस सोइल के लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं सूटेबल है। ये सारी जानकारी आपको इस टेबल से पता लग जाएगी, तो आप धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं। क्ले के लिए, क्ले लोम के लिए, फिर खाली लोम, सैंडी लोम और फाइन सैंड और कोर्सर सैंड ग्रेवल,
तो इस टेबल में देख के सारी वैल्यू याद कर लेना है। पूछ भी लेता है कि किस सॉइल के लिए कितना स्लोप रखेंगे या लेंथ कितनी रखेंगे, इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद वो हो गई टाइल ड्रेन की बात। अब हम लोग बात करेंगे मॉल ड्रेनेज की। तो मॉल ड्रेनेज में भी सेम वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। मॉल ड्रेनेज में भी पूछता है कि हैवी क्ले सॉइल है या क्ले लोम सॉइल है, सिल्ट लोम, अलग अलग प्रकार सॉइल के लिए परमेबिलिटी क्या होगी, उसका स्लोप क्या होगा, उसका ड्रेन स्पेसिंग क्या बनेगा, ड्रेन डेप्थ क्या बनेगा और ड्रेन लेंथ क्या बनेगा, और किस सॉइल के सूटेबल है, कहाँ नहीं सूटेबल है। ये सब हम लोग मॉल ड्रेन के लिए भी टेबल बना दिए हैं, सबको याद कर लेना है। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमारी मॉल ड्रेन की लाइफ होती है वो 10 से 15 साल के लिए होती है, और ये कॉमन फेलियर किस्म हो जाता है। कॉमन फेलियर इसमें होने के 6 कारण हैं: रूफ कोलैप्स, स्लेकल स्पेल, अनकन्फाइंड सोइलिंग फेलियर, सब सोइलर फेलियर, स्लेरी फेलियर और इनफिल फेलियर। ये पूछ भी लेता है कि किस प्रकार के मतलब मॉल ड्रेन फेलियर का मेन फैक्टर कौन है। ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक इसमें से कुछ लिख देगा, तो ये देख लेना है। फिर है वेदर फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदर फॉर्मेशन किस फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है और जिन पे नहीं डिपेंड करता है, तो वो सब लिखना इतना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर में क्या था कि सिपोल्टी बियर का रेशियो पूछ रहा था। तो रेशियो क्या है हमारा, 1:4 होता है। इसका साइड स्लोप 1 हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल 4 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। 47 नंबर एसआर वैल्यू के बारे में पढ़ना है। हेड परमेबिलिटी मेजर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। डिफिनेशन ऑफ ड्यूटी डेल्टा पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन चेजी फार्मूला एंड माइनिंग फार्मूला के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में बस यही सब टॉपिक थे जिसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और अगर इस वीडियो में 100 लाइक मिलेगा तो हम इसका एक मॉक टेस्ट है 150 क्वेश्चन का, वो भी बनाएंगे और 23 का भी अपलोड करेंगे। तो वो हम आगे काम करेंगे। धन्यवाद।